हर्षा वीरू और मैं रहेंगे 1.5 घंटा आपके साथ। मार्केट के लिए एक बहुत ही कंफ्यूजिंग दिन, जैसा मैं कह रहा था, थोड़ा समझना टफ है इस मार्केट को। मतलब लेकिन एक चीज़ क्लियर है, इस मार्केट में एक प्रॉब्लम है, जैसे वो कहते हैं ना, ह्यूस्टन वी गॉट अ प्रॉब्लम। वो बैंकिंग प्रॉब्लम है इस समय, और बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं वो मार्केट को लगातार ड्रैग कर रहे हैं। आज भी दिक्कत बैंकों की, और ख़ास तौर से प्राइवेट बैंक्स। इनफैक्ट निफ्टी बैंक अब कंफर्टेबली बिलो 20 डेमा, और मुझे लग रहा है 50 डेमा की तरफ भी जा रहा है। ऑलमोस्ट जा चुके हैं। हाँ, टच हो गया टच 50 डेमा भी। हाँ 50 डेमा के करीब आई थिंक ऑलमोस्ट वहाँ पर शायद थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं बीरू। लेकिन बैंकों को छोड़कर बाकी सब कुछ ठीक है। बैंकों में अगर आप ढंग के नंबर डिक्लेयर करें, जैसे फेडरल बैंक ने किया, तो फिर भी मार्केट आपको थोड़ा सा रिवॉर्ड कर देगा। और मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी रैली, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर लोग, मतलब ये व्यू था कि भाई मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरहीटेड है, थोड़ा सा कम ओवरहीट किया जाए, तो ओवरहीटेड तो मिड कैप और स्मॉल कैप है। निफ्टी तो वैसे भी ओवरहीटेड नहीं है, तो मतलब एकदम उसका उल्टा हो रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी चल रही है, मार्केट कंप्लीटली बैफल कर रहा है लोगों को। यही बुल मार्केट का काम होता है। जब तक निफ्टी कल का लो नहीं तोड़ता है, तब तक ट्रेंड ऊपर का ही है। देखते हैं खैर आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है। गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून वीरू। तो निफ्टी बैंक जो आपने कहा, ये क्या एक्सपायरी का इम्पैक्ट है, या फिर यहाँ पर कुछ है जो अर्निंग्स आई हैं उससे कुछ डिसअपॉइंटमेंट है, वो क्लियर कट स्ट्रैटेजी से पहले? नहीं, बिल्कुल। देखिए अर्षिता, बजट बनाने में मेरे ख्याल 1-1.5 महीना तो लगता होगा, तो 2 दिन तो हमें भी देने चाहिए मार्केट को रिएक्ट करने के लिए। इतना बनता है। कल से हम रिएक्ट करना बंद कर देंगे मार्केट में बजट पर। लेकिन ये जो भी है, जो बाकी की बची हुई डिसअपॉइंटमेंट कह लीजिए, आप जो मर्जी कहना वो कह लीजिए, ये दिक्कत है। देखिए निफ्टी बैंक पर, क्योंकि आपने निफ्टी बैंक पर सवाल पूछा, निफ्टी बैंक पर मैं एक ही लाइन लेके चल रहा हूँ जो मैं लगातार कह रहा हूँ, क्योंकि लोगों से शायद शॉर्ट उतने आसानी से होता नहीं है। तो निफ्टी बैंक को आप अवॉइड करें। ये आई थिंक 2 हफ्ते से कंसिस्टेंट लाइन रही है कि बैंक निफ्टी को अवॉइड करें, क्योंकि बैंक निफ्टी में कुछ दिक्कत है आज भी। अच्छा, ये भी नहीं है कि ये वन विथ मार्केट नीचे गिर रहा है, मतलब ऐसा भी नहीं कि ट्रेंडिंग डाउनवर्ड मूव दे रहा है आपको। बीच बीच में बड़ी बड़ी रैलीज भी आ रही है, जैसे आज एक बार के लिए आ गई थी। इसको छोड़ देते हैं, निफ्टी पर आते हैं। बैंक निफ्टी गिरने का कारण वैसे मेरे ख्याल से मेन बजट नहीं है। बैंक निफ्टी गिरने का कारण है कि जो हम एक मान के चल रहे थे कि एनआईएम कंप्रेशन खत्म हो गया, वो खत्म नहीं हुआ है। वो क्लियर है सारे बैंकों के नंबर से। आई थिंक आज एक्सिस के नंबर्स आएंगे, वो बहुत बड़ा टेस्ट होगा मार्केट के लिए। लेकिन बैंक निफ्टी को कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। निफ्टी की जहाँ तक बात है, 24,050 से 24,150 ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है जब तक 24,050 ना टूटे। 24,050 टूटने लगे तो मैं कहूँगा कि फिर आप लॉन्ग से निकलें, और शॉर्ट के बारे में भी सोचिए। लेकिन जब तक 24,050 इंटैक्ट है, कोई ना कोई मार्केट को आके फिर से बचा लेगा, ये मेरा मानना है। जब तक मार्केट ब्रेड ठीक ठाक है, मिड कैप ठीक ठाक कर रहे हैं, मार्केट पर आप ओवरऑल पॉजिटिव व्यू ही रखें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो बाजार पर एक पॉजिटिव व्यू, और मिड कैप्स ऑफ कोर्स एक बड़ा सरप्राइज कंसिडरिंग वो टैक्स घटना बढ़ाने का इम्पैक्ट कल वहीं देखने को मिला था, और वहीं पर सबसे पहले रिवर्सल आ गया। पच गया है या फिर आगे कुछ और झटके लगेंगे? अनुज, कंसिडरिंग आपने कई सारे जानकारों से बात की, और कल हमारे मंच पर जो भी आया था उन्होंने कहा था कि देखिए, टेक इट एज इट कम्स, टैक्स देना है तो देना है, अब आपको बस ज्यादा पैसा कमाना होगा। देखिए एक चीज़ है कि ऑप्शन क्या है। हाँ, वही मतलब आज की डेट में आपके पास ऑप्शन क्या है? ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 2.5% टैक्स बढ़ जाएगा तो आप कहेंगे मैं अपने सारे स्टॉक्स लॉक स्टॉक एंड बैरल बेच रहा हूँ। अगर आपने बेच भी दिए तो क्या करेंगे? पहले तो आप उस पर टैक्स देंगे। हाँ। उसके बाद उसको कहाँ लगाएंगे? जहाँ लगाएंगे वहाँ पर भी फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी वो पूरी टीम बैठी है कि लाइए अब इस पर भी टैक्स दीजिए। तो इसके लिए क्या कर लेंगे आप? मैं तो बल्कि एक चीज़ बताऊँ, अच्छा मैं ये आइडिया नहीं दे रहा हूँ किसी को, मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे अच्छा तरीका है आप अपनी सारी सेविंग्स, सब कुछ, अपना रियल एस्टेट भी बेच के, सब कुछ करके ना, रियल एस्टेट में जो घर पर रह रहे हैं वो अलग बात है। हाँ। उसके अलावा सब कुछ बेच के ना अपना निफ्टी ETF में पैसा डाल दीजिए, ठीक है, जो डिविडेंड भी री इन्वेस्ट होता रहे। अब देखिए, मुझे पता नहीं, मैं कोई आइडिया नहीं दे रहा हूँ, 2 साल बाद हो सकता है अनरियलाइज टैक्स पे, गेन पे भी टैक्स लग जाए। लेकिन अगर वो ना लगे, तो अगर आपको अब ये मतलब हर साल एक्स्ट्रा टैक्स देने से बचना है, तो बेस्ट ये रहेगा कि बाकी सब चीज़ें छोड़कर सिंपल एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा डाल दीजिए जिसमें आपको एटलीस्ट अनरियलाइज गेन पे टैक्स नहीं देना पड़ता, और आपका व्यू हो कि 5 से 10 साल में ये बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा। 5 से 10 साल बाद ऑब्वियसली इसका टैक्स भी बढ़ चुका होगा, लेकिन वो 5 से 10 साल बाद वाली प्रॉब्लम है। एटलीस्ट जो आपने टैक्स पे करके पैसा बचाया है उस पर और टैक्स ना लगे। इसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप ये कर लें,
शायद लोग यही कर रहे हैं, इसीलिए मिड कैप इस तरीके से चल रहे हैं। Perhaps. वीरू बताइए रेडार पर क्या आ रहा है कल एक्सपायरी से पहले? जी अब देखिए हर्षदा, अभी जो बैंक निफ्टी में पेन है उसको स्पॉन्सर कर रहा है HDFC बैंक। अब HDFC बैंक का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, पोस्ट अर्निंग्स जो इसमें कोलैप्स आया था उसके बाद इसने पहले 20 डे को तोड़ा, फिर फाइनली आई थिंक बिटवीन 11 जुलाई और यस्टरडे इसने एटलीस्ट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड किया था। इसने एटलीस्ट 1600 के पुट राइटर्स को रिस्पेक्ट दी थी। 1600 के पुट राइटर्स का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट मंथ यानी अगस्त की सीरीज में भी 1600 की पुट सब्सटेंशियल राइटर्स आप रख देंगे, जरा उस पुट को अगस्त की पुट रखिएगा, एक सब्सटेंशियल OI होल्ड करती थी। बट एज ऑफ नाउ ये 1600 के नीचे, एज ऑफ नाउ ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे। तो HDFC इस वक्त एक पेन है निफ्टी बैंक के लिए। तो माइट भी अगर आप देखेंगे प्रेशर बढ़ा सकता है क्योंकि यहाँ पे अब 1600 की कॉल बिक रही है, प्लस इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल और 100 डे में काफ़ी नीचे परसिस्ट करता है, काफ़ी नीचे, और वो आती है ट्रैजेक्टरी 1550 पे। तो एक ये निफ्टी को सुबह सुबह थोड़ा सा सिक्योर किया था, बचाया था रिलायंस ने। देखिए स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट रिलायंस एक क्रिटिकल कड़ी है। देख लीजिए एग्जैक्टली आज 100 के ऊपर 50 डेमा के नीचे है। एग्जैक्टली आज का लो 100 डेमा था, आज का हाई जो है 50 डेमा है। तो रिलायंस में नज़र रहेगी निफ्टी को, अगर ये करीब करीब 24,300 250 के जोन को बचाना है तो रिलायंस की एक निर्णायक भूमिका निभाएगी रहेगी। सुबह से इसने सिक्योर करके रखा है, और एक जिसे कहते हैं ना एक्यूट स्ट्रेंथ लॉन्ग साइड पे अगर वो कहीं पर है, आई थिंक OI चार्टिकली सब कुछ, तो वो है HDFC लाइफ एट 664 मल्टी मंथ हाई दिसंबर 2023 के बाद की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पैकेट हिट करता हुआ सबसे बेस्ट सिक्योर इस वक्त स्ट्रेट ये नजर आ रहा है हर्षदा। तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा एक्शन चले, ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रिंग ऊपरी लेवल से दिग्गजों में दबाव बनता दिखाई दिया है, तो कुछ मंदी वाले ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर पहले आ जाएंगे। और इधर देखिए बजाज ग्रुप की कंपनियां दोनों फाइनेंस और फिनसर्व में सेल साइड की पोजीशन साफ बनती दिखाई दी है। फिनसर्व 3.25% नीचे, तो बजाज फाइनेंस नंबर्स में मार्जिन्स पर प्रेशर बना हुआ है, तो वो 2% नीचे है। कल के भागे हुए टाटा कंज्यूमर में आज करेक्शन है और HUL भी करीब 2.25% नीचे है। लेकिन तेजी की तरफ क्या है, तेजी की तरफ बाजार ने इनफैक्ट रखा है कुछ और काउंटर्स को। आप मंदी में बंधन बैंक, एम्फेसिस, डाबर जैसे काउंटर्स भी देख रहे हैं। एम्फेसिस के बाय द वे कल नंबर्स आने वाले हैं, उससे पहले थोड़ा थोड़ा करके कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। लेकिन तेजी के साइड वीरू ने मेंशन किया HDFC लाइफ और 3.5% ऊपर। आज ऑयल कंपनियों में तेजी है, चाहे वो आप ONGC, रिलायंस देखिए या फिर BPCL जो 2% ऊपर है। टाटा मोटर्स में कन्विक्शन ट्रेड बना हुआ है। कोल इंडिया खरीदारी की तरफ बैठ रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स नंबर्स अच्छे थे, उसके बाद तेजी है 5% ऊपर। PVR 3.5% ऊपर। मैक्स फाइनेंस, ICICI प्रू। तो आप एक चीज गौर करेंगे कि आज इंश्योरेंस साइड पर तेजी की पोजीशंस बन रही है। अब यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उस पर आगे बात करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ गया है तो उनको जोड़ना शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स पर गौरांग शाह से बात होगी। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, चंदन तापड़िया, अमित सेठ और सोनी पटनायक हैं। 2:15 बजे दिग्गज फंड मैनेजर हीलियस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उनसे समझेंगे कि अब नजरिया क्या है मार्केट पर, स्पेशली बजट का जो बड़ा इवेंट बीत चुका है। 2:30 पर हमारे साथ DLF का मैनेजमेंट जुड़ेगा और कल और आज में सारी रियल्टी कंपनियों में हमने देखा है काफी ज्यादा एक्शन बना है। कंपनी के MD और CFO अशोक त्यागी हमारे साथ होंगे। 2:45 पर कल आने वाले नतीजों पर फोकस, टेक महिंद्रा, कैनरा बैंक, एम्फेसिस जैसे नतीजों पर फोकस रहेगा आशीष के साथ। फिर अशोक लेलैंड, DLF और UBL के भी नंबर्स पर बातचीत होगी यत्न से। डीलिंग रूम का जायजा भी लेंगे हम 3:10 के आसपास। फिर BTST STPT ट्रेड्स, आज की क्लोजिंग की रणनीति और ऑफ कोर्स फिर क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज़ जो कहना चाह रहा था, आज के ट्रेड से एक और चीज़ क्लियर है, जो अब पिछले कल से पहले 5-6 दिन का जो FIS का बाइंग आई थी वो खत्म हो जाएगा, बिकॉज FIS आर मिफ्ट। और ये एक और चीज़ है, ये जो एक्सप्लेन कर रहा है आपको कि क्यों निफ्टी और बैंक निफ्टी वीक है जबकि मिड कैप चल रहे हैं। क्योंकि मिड कैप में तो भाई अगेन HNI और रिटेल वही क्राउड है, जो मैं कह रहा हूँ करेक्ट करना क्या, ऑप्शन क्या है, यही ऑप्शन है, यही करना पड़ेगा, ज़्यादा टैक्स देना लेकिन FIS के पास ये एक ऑप्शन होता है कि हम आएंगे नहीं आपकी मार्केट में, हम कहीं और चले जाएंगे। तो ये एक और रीज़न है कि आज लार्ज कैप अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए अब हमारे एक्सपर्ट पैनल से पूछ लेते हैं कि इस समय क्या बाय और सेल रहेंगे। गुड आफ्टरनून गाबा सर, क्या ट्रेड रहेगी इस समय की? बताता हूँ, लेकिन आपके मैं सही कहा कि जाए तो जाए कहाँ। 9:15 बजे मार्केट खुलता है कल, वो तो खुलेगा।
आदत पहले लगी थी, वो आज आदत से हम मजबूर हैं, फिर शुरू हो जाएंगे कल, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है बायोकॉन। बायोकॉन ट्रेड कर रहा है 346 पर। यहाँ पर जो ब्रेकआउट मिला है मुझे पसंद है। टॉप होगा 342, करीब ₹4 का स्टॉप है। टारगेट मतलब आपसे 360 के नजर आते हैं, तो बायोकॉन पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, बायोकॉन आपका है 346.50 पे लॉन्ग ट्रेड। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? वीरेंद्र जी, तो देखिए क्रॉम्पटन पे खरीदारी करनी है। क्रॉम्पटन में एक बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला, मेरे ख्याल से करीब 20-25 दिनों का कंसोलिडेशन था। फाइनली आज हमें क्रॉम्पटन में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 432 रुपए 432 के स्टॉप लॉस से 465 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। 465 के टारगेट ये कैश लेवल्स हैं। 450 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, अगस्त मंथ का 23 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। वहां पर आप 17 रुपए 17 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और इस ऑप्शन में भी 35 रुपए 35 रुपीज के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए क्रॉम्पटन का ट्रेड आता हुआ। सोनी से मैं अपना कॉल लूंगी, लेकिन पेट्रोनेट एलएनजी एक बार स्टॉक स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि बहुत तेजी से उस स्टॉक में मूव आने लगा है, करीब 2% का गेन। इधर प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा 54% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 1100 करोड़ के ऊपर का मुनाफा कंपनी ने डिलीवर किया है और उसको बाजार हाथों हाथ ले रहा है। रेवेन्यू हल्का सा थोड़ा सॉफ्ट है, लेकिन 13,415 पर है वर्सेस 13,800, तो 400 करोड़ की कमी देखने को मिली है। लेकिन इबिटा पर आप देखिएगा तो वहां पर एक अच्छा खासा इजाफा है। इबिटा 1100 करोड़ का 1564 करोड़ पर, इसीलिए वो 342 के आसपास। सोनी, फटाफट पहले इस पर एक टेक चेक दीजिए, क्योंकि स्टॉक में एक बहुत तगड़ा स्पाइक इन नंबर्स पर। मार्जिन भी 8% के 11% के ऊपर आए हैं, इनफैक्ट 11.5% के मार्जिन। यहाँ पे हम देखेंगे तो 325 पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो जब तक 325 सपोर्ट को यहाँ पे डिफेंड कर रहा है, 360 365 की रेंज को एक बार टेस्ट कर सकता है। सो कंटिन्यू कर सकते हैं होल्ड करने के लिए लॉन्ग्स 325 स्टॉप लॉस के साथ। 3% ऊपर नतीजे अच्छे हैं। आगे कोई और डिटेल आएगा तो उसको हाईलाइट करेंगे। इसके अलावा सोनी, आप क्या तैयारी करके आई हैं हमारे लिए आज, क्या स्टॉक है? हर्षदा जी, यहाँ पे मेरा बाई रिकमेंडेशन रहेगा कोरोमंडल। अगस्त फ्यूचर्स में बाई करने की सलाह है। करंट प्राइस 1603 यहाँ पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1570, टारगेट है 1630, दूसरा टारगेट रहेगा 1650। सो कोरोमंडल में हम देख सकते हैं कि आज काफी फ्रेश अग्रेसिव लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस नजर आ रहा है 12% पे, और 66% का एक डिसेंट रोल ओवर्स भी हो रहा है। 1600 के ऊपर ब्रेकआउट भी दिया है। सो एक पॉजिटिव व्यू बनता है 1630 1650 लेवल्स को टेस्ट कर सकते हैं। ओके, कोरोमंडल इंटरनेशनल आपका ट्रेड है। अब चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून वीरेन, एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन, देखिए मेरी नजर जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे है, एचपीबीपी पे इन पर्टिकुलरली। तो अगर एक चुनना है देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग विद एचपीसीएल। यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप है, एट द सेम टाइम अपने इसने अपने क्लस्टर को रिस्पेक्ट किया है, जो करीबन 340 और 345 के आसपास है। At the moment it is trading at 355, well above its cluster. Long built up भी है, तो मुझे लगता है यहाँ से एक मूव मिलना चाहिए करीबन 372 का। छोटे टारगेट ले रहा हूं मैं, 372 का इसका पहला पड़ाव रहेगा। अगर वो निकल जाए फिर हम 390 की बात करेंगे। तो 370 372 ये इसका पहला रेंज होगा। तो इट्स अ बाय इन एचपीसीएल। योर स्टॉप लॉस शुड बी एट 347। ओके, चलिए अमित सेठ को भी जोड़ लेते हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून, क्या रहेगी आपकी ट्रेड समय के? आफ्टरनून वीरेंद्र जी, हर्षिता मैम एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। अनुज जी, इस समय की मेरी ट्रेड रहेगी ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स का अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे स्टॉक एक 52 वीक हाई रजिस्टर कर रहा है। अपने इंपॉर्टेंट पिछले 10-11 दिनों की ट्रेडिंग रेंज पे जो इसने कंसोलिडेशन किया था उसको क्रॉस कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी पॉजिटिव है और स्ट्रक्चर में हायर हाई हाई लोज यहाँ पे कंटिन्यूसली फॉर्म हो रहे हैं। तो ग्रैन्यूल्स बाय करें। 542 का प्राइस है, टारगेट रहेगा 555 का और स्टॉप लॉस रहेगा 534 रुपीज का। ग्रैन्यूल्स इंडिया, अमित जी का ट्रेड लॉन्ग साइड पे पिक किया है। तो फार्मा से 2 स्क्रिप्ट्स आ गई यहाँ पर जो पिक की है पैनल में। गौरांग शाह मौजूद है हमारे साथ इस वक्त। गौरांग, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। आई थिंक पोस्ट बजट आप इस बाजार के मूड को, स्पेशली निफ्टी बैंक को, रियल स्टेट काउंटर्स को देख ही रहे हैं और बाजार ने थोड़ा सा झुकाव अपना आज फार्मा की तरफ किया है, कल IT FMCG की तरफ किया था। आप क्या पिक कर रहे हैं? कंफर्टेबल किस को चेस करने में आप? धन्यवाद वीरेंद्र, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो कार्यक्रम की शुरुआत में मैं हर्षदा जी और अनुज भाई को सुन रहा था, बजट की जो टिप्पणी चल रही थी।
और वास्तविकता ये भी है वीरेंद्र जी कि 6 महीने में फिर से हम बजट की चर्चा करेंगे, क्योंकि फरवरी 2025 में और एक बजट आएगा और वो सिर्फ 6 महीने दूर है। तो ये तो और एक ये ऐसी ऐसी घटना है कि हर साल होती रहेगी। अगर सरकार नहीं गिरी तो हम गौरांग जी, एक आप साल अगर गिर गई गौरांग जी स्ट्रैटेजी दे रहे हैं, डरा रहे हैं? डराने का काम ही नहीं है अनुज भाई। मैं तो खुद इतना मतलब सक्षम हूँ। मैं डराने की बात नहीं कह रहा, मैं बता रहा हूँ कि हमें तैयारी रखनी चाहिए और फिर जो आएगा अपनाना चाहिए अनुज भाई, बस यही है। विकल्प के रूप की बात कर रहे थे तो ओएनजीसी को हमने चुना है। अभी चैनल में महानुभाव जो बैठे हैं उन्होंने काफी कुछ पेट्रोनेट एलएनजी की बात हुई, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात की, तो ओएनजीसी पसंद आता है वीरेंद्र। और 360 के पार के लक्ष्यांक फिलहाल मध्यादित दरमियान या कि मध्य अवधि की समय सीमा से मान करके चल रहे हैं और अगर परिस्थिति सुधरी, नतीजे सुधरे तो लक्ष्यांक को परिवर्तन किया जाएगा। ओके, चलिए अब एक ऐसे शख्स से बात करते हैं जो एटलीस्ट कैंडिड व्यू देंगे ऑन एयर, डिप्लोमेटिक नहीं होंगे। समीर अरोड़ा से बात करते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं इस बजट को। हीलियोस कैपिटल के फाउंडर समीर जी, गुड आफ्टरनून जी। कैसा लग रहा है टैक्स जो बढ़ा उसके बाद और मार्केट का जो रिएक्शन था? क्योंकि आप तो एफआई और डीआई दोनों ही हैं अब, तो आपका क्या व्यू है? तो मुझे लगता है कि एफआई व्यू के हिसाब से तो काफी नेगेटिव है और इंडियन रिटेल के लिए काफी का मतलब मैं आपको कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा। मेरे हिसाब से लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ चीजों से फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से 5-1% का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब 5% मार्केट प्लस माइनस गिरनी चाहिए। और अगर वो नहीं गिरेगी तो 2 महीने बाद हम कहेंगे ठीक है, दैट मीन द मार्केट हैज एक्सेप्टेड इट, तो फिर बाद में कभी वो रिटर्न्स में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात नोट करें कि लास्ट टाइम जब 2018 में टैक्स 0 था लॉन्ग टर्म और फिर वो 10% किया गया, सो ऑन द बजट डे मार्केट फेल 0.2%। निफ्टी आप देखिए उस दिन लोग बोले कि अरे देखो जी 10% टैक्स बढ़ गया, लेकिन मार्केट तो खाली 0.2% गिरी। लेकिन उसके बाद 2-3 महीने में मिड कैप इंडेक्स आई थिंक फेल 20-30% एंड लार्ज कैप इंडेक्स फेल 10%। उसके बाद फिर और गिरी जब वो हो गया, क्या कहते हैं, ILFS का हो गया, बट दैट वाज इन सितंबर। तो पहले दिन से मत जाइए, दूसरे दिन से मत जाइए। कंसेप्चुअली अभी हम कई स्टॉक्स में अगर बात करें, कोई ले लें, चलो पिक्चर फिल्म वाला स्टॉक, उसमें जी एक पिक्चर आ गई, वो पिक्चर इस क्वार्टर में बढ़ गई तो स्टॉक 10% बढ़ जाता है। वो कभी जिंदगी भर की अर्निंग्स नहीं चेंज करता। आप कहोगे समर आ गई, वोल्टास के या किसी के एसी बिक गए, कोई नहीं बोलता कि ये जिंदगी भर के लिए एसी अब ज्यादा हो गया क्योंकि हर बार समर होगी। कहने का मतलब है एक एक इवेंट, अगर आप बोले लीवर्स का 4% ग्रोथ नहीं है, 4.5% है, वो 5% स्टॉक बढ़ जाता है। तो ये जो डायरेक्ट इंपैक्ट है टैक्स का, डायरेक्ट है, वो इन्वेस्टर के ऊपर डायरेक्ट है। वो कंपनी का ईपीएस का क्या करें? कंपनी के ईपीएस से जो आपका ईपीएस बन रहा है उसमें लेटेस्ट से कि पहले आप 100 रुपए बनाते थे और उसमें 10% लॉन्ग टर्म और 15% शॉर्ट टर्म टैक्स देते थे। सो 50% ले लीजिए, तो आपका एवरेज टैक्स था 12.5% और उसके ऊपर 2% सरचार्ज को लोग भूल जाते हैं, वो भी हो गया मोटा माटी। तो आपके 14.5% निकल गए, तो आपका ईपीएस, अपना ईपीएस था 85.5, अब आपका हो गया 12.5 एंड 20 डिवाइड बाय 2 कर लो, 16 पॉइंट समथिंग, और फिर 2% सरचार्ज, सो 18, 18.5, तो आपका अब ईपीएस हो गया 82। हर कंपनी के एक एक रुपए की अर्निंग में वो उसको एक ऑर्डर मिल गया, उसको ये मिल गया, रेलवे को ये मिल गया, उसके लिए आप 5-5, 10% स्टॉक बढ़ाते हैं जिसका कोई अर्निंग से मतलब हो ना हो, वो 10 साल बाद अर्निंग बने। तो यहाँ पे अपनी अर्निंग 5-6% कम हो गई, 82 इंस्टेड ऑफ 86 और 82 लिटिल लेस से 85.5, 5% का कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जिंदगी भर के लिए वो एक एक ऑर्डर की बात होती है। सो कहने का मतलब समीर जी, इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड बट इट इज आल्सो नॉट जीरो। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। मैं बस एक इसमें एक डेविल्स एडवोकेट अगर बनना चाहूँ, एक पॉइंट ये था कि 2018 का आपने एग्जांपल दिया, मुझे वो अच्छे से याद है। उस समय हमारी मार्केट एफआई डोमिनेंट थी और काफ़ी डिपेंड करती थी फ्लोज पर। correct. क्या इस बार ये कारण हो सकता है कि क्योंकि रिटेल के पास और कोई ऑप्शन है नहीं, बेचारा वो मार्केट में डालेगा तो शायद ये ना हो करे? सकता है, बट ये इससे कॉन्फिडेंस नहीं आता।
कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता कि आपको किसी को कुछ और पता, मतलब कर नहीं सकते, उनको कुछ पता नहीं है, वो तो रिसर्च नहीं करते, वो तो एनालाइज नहीं करते, वो तो पैसे डाले जा रहे हैं, वो कंसेप्चुअली बुरा लगता है। तो आई अग्री विद दैट, इसलिए मैं कहता हूँ 15-20 दिन वेट कर लो, 1 महीना वेट कर लो, बढ़ नहीं जाएगी मार्केट बहुत ज्यादा। हम तो म्यूचुअल फंड के मतलब प्रोमोटर हैं, तो हम तो रोज बोले हाँ जी आज पैसे डालिए हमारे म्यूचुअल फंड में का, तो 15 दिन वेट कर लो, कुछ नहीं होगा। देखिए तो सही कि वेदर दैट फ्लो अलोन सारी लॉजिक को ओवरकम कर देगा। बेस्ट तरीका ये होता है कि फ्लोज जो आ रहे हैं वो वैल्यूएशन वैल्यू वो देख के आ रहे हैं। ये मतलब सोचने में बुरा लगता है कि ये सब छोड़ो क्योंकि पैसे हैं फंड में बस, जो हमारे पास भी है बाय द वे इन आवर म्यूचुअल फंड। तो इसलिए मैं उसको अभी नहीं फोकस कर रहा। उसको है कि अगर कुछ नहीं हो रहा, हाँ जी चलो ये रीजन है, बट दैट इज नॉट द प्योर रीजन। मतलब मजा नहीं आता उस रीजन को जस्टिफाई करने का। तो समीर, पोस्ट बजट डायरेक्शनली आपको लग रहा है मार्केट में कुछ बदला है या नहीं आपके लिए, जब आप भारतीय बाजार पर कोई कॉल लेते हैं तेजी या फिर मंदी का इस समय? तो पहली बात यह है जी कि वर्ल्ड में मार्केट्स हमेशा ऊपर होती हैं। आप 10-10 साल का अगर पीरियड लेंगे, एक भी मार्केट नहीं होगी। चाइना भी ठीक ही होगी अगर आप पीरियड थोड़ा सा सिलेक्ट कर लें। आप 2000 to 2020 लेंगे तो चाइना डिड बेटर देन इंडिया। इसलिए डायरेक्शनली कुछ नहीं चेंज होता, इन मार्केट विल ऑलवेज बी बेटर। लेकिन आपके बीच में कोई 10% ग्रो कर रहा है, कोई 12 कर रहा है। कोई भी मार्केट ऐसी नहीं है कि एक 8 कर रहा है और एक 25 कर रहा है ओवर लॉन्ग पीरियड। तो ये सारा गेम इतना ही है कि 5-6% आपके अगर वेस्ट हो गए या निकल गए तो आपके 6 महीने जिंदगी के निकल गए, अब उसके बाद शुरू करोगे, लेकिन वो कैचअप नहीं होता। तो अगर बिग पिक्चर डायरेक्शन लें कि जी 10 साल में क्या होगा, वो बहुत बढ़िया है। आपको जी 5 साल में क्या है, बहुत बढ़िया है। आपको जी 2 साल में हम कहेंगे ठीक ठीक है। आपको जी 1 महीने में हम कहेंगे बड़े नर्वस है। तो ये है स्टोरी। इसलिए इन दोनों को मिक्स करने से तो हर आदमी आके बोलेगा बहुत बढ़िया जी इंडिया कैचअप स्टोरी, विच आई एग्री, एंड मैं उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा क्योंकि एफआई भी है और म्यूचुअल फंड भी है। लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि ये डिस्कशन है कि अभी क्या होगा। ये डिस्कशन उन फंड मैनेजर्स की तरह नहीं है कि 5 साल के लिए बहुत बढ़िया स्टोरी है, वो उसको कितना कोई खराब कर देगा बीच में आके, कोई नहीं खराब कर सकता ना हुई। तो वो तो अंडरस्टूड है जी। ओके समीर जी, एक और चीज़, एक और स्पेस जो कि एक सेक्टर इटसेल्फ है, एक एसेट क्लास है, और वो हमको एक इक्विटी का एक्सपोजर लेने का भी जरिया देता है, रियल स्टेट। और जो इंडेक्सिंग हटाई गई है यहाँ से, इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं आप? इंडेक्सेशन हटने से अब जो ये इम्पैक्ट पड़ेगा, स्पेशली जो इन्वेस्टमेंट डिमांड थी उस पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। करेक्ट। क्या कैसे रीड कर रहे हैं आप इसको? रियल एस्टेट में मुझे नहीं लगता नेगेटिव है वैसे, इन द सेंस कि जो रियल एस्टेट के जो पुराने एसेट्स है आपके पास, वो दादे परदादे के, उसका न्यू डिमांड से क्या मतलब, उनको थोड़ा ज्यादा टैक्स देना पड़े या कम देना पड़े। बट एक बात है कि हमने कब लास्ट 20 सालों में बोला कि रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्टर्स आए तो अच्छी बात होती है। हम हमेशा बोलते आए हैं कि रियल एस्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी, इकोनॉमी की तरफ से भी, कि एंड यूजर्स के लिए होती है रियल एस्टेट। सिंगापुर में क्योंकि रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़ गई थी, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, which is called additional stamp duty, फॉरनर पे लगा दिया 60% का, जो जीरो था, कि भाई रियल एस्टेट ना ज्यादा बढ़ जाए ताकि एंड यूजर के लिए अफोर्डेबल हो। इसलिए अगर कोई बोले कि रियल एस्टेट में डिमांड आएगी क्योंकि इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, ये तो हमारे 15-20 साल से हमारी गवर्नमेंट से सारी, इंक्लूडिंग बीजेपी गवर्नमेंट, वर सेइंग 2 थिंग्स कि आप रियल एस्टेट में और गोल्ड वगैरह में ज्यादा ना इन्वेस्ट करें, या फाइनेंशियलाइजेशन हो रही है इकोनॉमी। हमने तो स्लाइड बनाए हुए हैं अपने इंडिया की प्रेजेंटेशन में कि कैसे फाइनेंशियलाइजेशन हो रही है, लोन्स टू एमएसएमई, टू माइक्रो फाइनेंस, टू क्रेडिट कार्ड, टू म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, स्टॉक एक्सचेंजेस। और उसी के अगेंस्ट जाके इकोनॉमिक सर्वे में बोला कि ये बहुत ज्यादा हो गई है फाइनेंशियलाइजेशन। एंड फिर सेकेंडली साइमल्टेनियसली गोल्ड की प्राइसेस कम कर दी। बट रियल एस्टेट में आई थिंक सेपरेटली कोई नुकसान नहीं, आई मीन इन सेंस इट्स नॉट बैड, बट आई डोंट थिंक कि क्वालिटी ऑफ कि भाई इन्वेस्टर आएंगे इज अ गुड थिंग इन लाइफ। नहीं सर, बहुत शानदार बात कही आपने। ये मेरा अगला सवाल यही था कि मैसेजिंग कंफ्यूजिंग हो रही है ना। फिर एक तरफ तो आप डिजिटाइजेशन की बात करें तो आप लिख दिया कि 2008 का एग्जांपल दे दिया कि ओवर फाइनेंशियलाइजेशन नहीं होना चाहिए, और फिर वो लोगों को बोला कि हाँ, लोगों को बोला था कि सॉवरेन गोल्ड लो, लेकिन वो गोल्ड के प्राइस गिर गए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूजन है। तो क्या उससे फाइनेंशियलाइजेशन को कोई नहीं डिस्प्यूट कर सकता कि हम अपने आप, इंडिया भी कर रहा था, एंड दैट इट इज अ गुड थिंग। तो वो थोड़ा हो गया, बट इट्स ओके, मतलब इसे छोटी मोटी चीजें चलती रहती है उसमें। जैसे हम सेइंग, आप अगर आप लॉन्ग टर्म बात करो तो क्या गलत है, कुछ नहीं गलत।
आप कहो कि ये 5% टैक्स को ऐसे आपने ऐड कर दिया और किसी को फर्क ना पड़े, मुझे खाली इस लाइन से ऑब्जेक्शन है कि कोई आके बोले इट डज नॉट मैटर। इफ इट डज नॉट मैटर, आप अगर ब्रोकिंग के हेड हो तो आप क्या 50-50 पेज की हमें रोज रिपोर्ट भेजते हो कि किसी टेक कंपनी ने 2% गाइडेंस को 2.5 कर दिया तो इसलिए 6% मैंने प्राइस टारगेट बढ़ा दिया। ऐसी होती है ना लाइफ, और ये तो डायरेक्ट है। बिल्कुल वो नहीं, बात वो बिल्कुल सही है। अच्छा, क्योंकि इतना माइंड स्पेस और इतना रियल एस्टेट कंज्यूम किया इस पार्ट ने बजट के, बाकी का पार्ट शायद डिस्कस उतना हो नहीं पाया। Correct. समीर जी, और तो बड़ा अच्छा ओवरऑल था। वैसे बजट कैसा था? बहुत अच्छा था एक्चुअली। सबसे अच्छा था कि 4.9% फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखना, जो कि आराम से आप 5.1 रख सकते थे। आपको साथ में आरबीआई का वो भी मिला था डिविडेंड। मींस कि मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3-4 महीने में मे बी, जब पता नहीं बजट जब एक्सेप्ट पार्लियामेंट में हो जाए जो भी, उसके बाद मुझे लगता है कि रेटिंग अपग्रेड हो सकता है, क्योंकि ये किसी ना किसी पर्पस से इतना टाइट रखा गया है फिजिकल डेफिसिट। 4.9% इज बियॉन्ड एनीबॉडीज इमेजिनेशन एंड इज अ ब्रिलियंट थिंग। एंड आपने पॉपुलर ज्यादा किया, इवन आपने बिहार वगैरह को कोई ऐसे नहीं दिए, आपने कहा ये सपोर्ट करेंगे वो सपोर्ट करेंगे, आप मल्टीलैटरल से ले आओ ये करो। सो एक्चुअली इट वाज अ वेरी गुड बजट। बट वो होता क्या है कि हर बजट में एक आध चीज होती है जिससे वो ड्राइव होता है। तो मुझे वो टैक्स का ज्यादा लगा, बिकॉज आपने शॉर्ट टर्म भी बढ़ा दिया, लॉन्ग टर्म भी बढ़ा दिया, एसटीटी भी बढ़ा दिया, वो सब चीजें बढ़ा दी। एंड उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट समझ आता है। बाकी चीजें क्वालिटेटिव होती हैं, लॉन्ग टर्म होती है, बट वैसे बजट अच्छा था। फिर क्या इस बजट में मैसेजिंग है कि क्या सोच रहे हो, कहाँ पर पैसा बचाएं? टैक्स तो आपको देना पड़ेगा, कंजम्पशन पर फोकस कीजिए, जो कमाया उसको उड़ाइए, अच्छा पैसा खर्च कीजिए, उससे इकॉनमी भी बढ़ेगी, ग्रोथ भी आएगी। क्या कंजम्पशन फ्यूल कर रहा है ये बजट? मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कंजम्पशन इससे फ्यूल होगी, बिकॉज अगर आप इंडिविजुअली देखें तो कुछ 17-15 हजार रुपए मिले हैं, वो भी सैलरी सॉरी टैक्स पेयर को। बट मोर देन दैट हम तो देखते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में क्या करें। सो स्टॉक मार्केट में मेनी ऑफ दीज कंज्यूमर कंपनीज, वो 6% ग्रोथ उनकी 7% हो जाएगी, मेरे को एक्साइटमेंट नहीं होती है। मैं क्या करूं ऐसी चीजों का? कम से कम 20% ग्रोथ वाले स्टॉक्स तो दिखाइए, जो कुछ कुछ हैं और वो पहले भी ग्रो कर रहे थे, जैसे हमारे ये जोमेटो टाइप, वरुण बेवरेज टाइप, वो देखते हैं सब चलेंगे। बट मुझे 5% का 6% हो गया, मुझे उसमें कोई एक्शन, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में। तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल सेक्टर स्टिल द बेस्ट, जो आज बड़ा गंदा कर रहा है, बिकॉज उसकी ग्रोथ अभी भी 15% होती है। अभी भी एचडीएफसी बैंक 13-15% ग्रो करेगा मेरे हिसाब से, और ना तो कोई आईटी की कंपनी 15% ग्रो करती है, एंड नन ऑफ द ओल्ड ट्रेडिशनल कंज्यूमर कंपनीज ग्रो एट 15%। अभी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी मुझे नहीं लगता 15% ग्रो करेंगे। आफ्टर सम टाइम उनकी गर्मी में बिक गई चीजें, अब वो फिर अगली गर्मी में भगवान का नाम लेंगे कि और गर्मी हो जाए, ये सब नहीं होता, या होगा तो अगले साल पता लगेगा। सबसे मेरे को रिलेटिवली वो अच्छा लगता है। एंड सेकेंडली, कंज्यूमर में एज आई टोल्ड यू, वी हैव दीज हाई ग्रोथ कंज्यूमर, वी डोंट वांट दिस 5% वाली कंपनियां, बिकॉज मल्टीपल सबके 30, 40, 50 होते हैं। ये नहीं है कि कोई 20 मल्टीपल पे कंपनी मिल रही है कंज्यूमर में किसी को। अच्छा समीर सर, अभी तक के इस अर्निंग सीजन को आपने कैसे रीड किया, स्पेशली जिस पर आपका व्यू डिसाइसिवली अब तक नेगेटिव रहा है? आई मीन, या फिर आपने कहा तटस्थ व्यू रखा है कि अभी आईटी को हम हाथ में लगाएंगे, है ना? आईटी, उसके नंबर्स कैसे लगे आपको, स्पेशली उसके नंबर्स में भी कुछ खास बात नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि एलिमिनेशन से आईटी सेक्टर इज बेटर, क्योंकि हम क्या है, आपके 7-8 सेक्टर है, अब आप एक एक करके उनके प्लस माइनस देखते जाओ। तो लेटर से फाइनेंशियल मैंने आपको बता दिया, लेट से आपसे कि आप कहते हो डिफेंस, रेलवे, आपको क्या लगता है कितनी स्टोरियां चलाएंगे, कितने सालों तक ये स्टोरी चलेगी, क्या ऑर्डर मिलेंगे, क्या होगा? हम सोचते थे कल कोई बोलेगा कि जी ये ट्रेन 500 ट्रेन हो जाएंगी, वो वंदे भारत हो जाएगी, हो जाएगी। अब कौन बोलेगा और कौन सुनेगा टिल द नेक्स्ट बजट? अब आप किस फ्यूचर होप में, किसी में था कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी, फिर प्राइवेट पब्लिक हो जाएगा, कोई कंटेनर कॉर्प में हो जाएगा, कोई पीपीसीएल हो जाएगा, कहाँ और किया वो सब। अब इसलिए मुझे नहीं लगता कि न्यू मनी को ज्यादा इंटरेस्ट होगा। सो अब आपके पास है फाइनेंशियल विच इज ओके, कंज्यूमर विच सम पार्ट्स आर ओके, एंड देन यू आर लेफ्ट विद आईटी, जिसके रिजल्ट मुझे नहीं लगता कि बड़े अच्छे थे, बट समबडी कैन से कि चलो बॉटम हो गया उनको, अब अगले साल दैट इज 26 में कुछ ग्रोथ नजर आएगी। एंड सो ऑन द मार्जिन, ऑल्दो हमने नहीं लिया, हमने एक ही स्टॉक लिया है उसके बाद, मतलब मेरे पास 2 हैं, पहले एक होता था, अब 2 हो गए हैं, बट फिर भी मैं बिना ओन करे कहता हूँ शायद वो बेटर है इन सबसे, मतलब आफ्टर फाइनेंशियल।
मैं समझता हूँ आपका बहुत बड़ा पोजीशन है फाइनेंशियल्स में, लेकिन क्या थोड़ा सा आपको नहीं लगता कि इस समय मतलब आप कहीं एक जिद में तो नहीं बैठे कि नहीं मेरे को फाइनेंशियल्स में ही रहना है? क्योंकि फाइनेंशियल्स के देखिए नंबर्स नहीं आ रहे हैं, वो डिपॉजिट भी उनको नहीं मिल रहे हैं, निम्स पे भी प्रेशर है, तो प्रेशर तो है काफ़ी हद तक। आप बैंक की बात कर रहे हैं, नहीं मैं जनरल बात कर रहा था पहले, बट मुझे एक और भी है बाय द वे। हमने मुझे नहीं लगता कि आज ये जो जैसे स्टॉक्स दिखा रहे हैं कि जी आपका एसटीटी मतलब ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की स्टोरी खत्म हो गई है कि जी आपका एसटीटी बढ़ा दिया तो 5-8% ये स्टॉक एक्सचेंज वाले स्टॉक्स बढ़ा दो या कमोडिटी एक्सचेंज वाले। ऐसे आपको लगता है कि सेबी चेयरमैन ने कहा कि देयर इज अ प्रॉब्लम, लेकिन वो एक्चुअली फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से बात कर रही थी कि भाई अब आप कर लेना जो करना है। जब आपने एज चेयरमैन ऑफ सेबी बोला कि दिस इज अ सीरियस इशू, तो क्या मतलब आप बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर को बोल रहे थे कि मैंने स्पीच दे दिया, अब आप अपने बजट में सब कर लेना, मैंने आउटलाइन कर दिया हुआ है? नहीं, आपको करना है वो। ये सब चीजें 1 मिनट में खत्म हो जाएंगी, तो इतना गेम क्या बना? सो अभी बड़ी चर्निंग होनी है। इवन आई एग्री विद ऑल दीज बैंक शैंक्स, ये सब अब रिव्यू करना पड़ेगा 10-15 दिन बाद। अभी रिजल्ट आया फ्राइडे को, सैटरडे को, उसके बाद एकदम बजट का काम था, शांति से। मैं तो छुट्टी पर हूँ, ना भागे जा रहा है ऊपर ना भागे जा रहा है नीचे कि मैं अगले दिन सुबह उठ के सब चीजें डिसाइड करूँ सीरियस वाली। बट आई थिंक सब कुछ नया हो गया, थोड़ा बहुत रोटेशन होगी सब जगह, from commodity, it's not commodity, sorry, capex infra type to this, from little bit of consumer to this, कोई IT, कोई financial काम ज्यादा सब होगा। अभी 1 महीने में बताएंगे आपको सब बातें। पर अभी तो ये है जो आपको बता दिया, और अभी कोई हमने सोचा भी नहीं है कि मैं कोई कर चुका हूँ आइडिया और आपको बता नहीं रहा, बट अभी इट्स ओके, दीज आर ऑल। समीर, क्योंकि आपने आईटी मेंशन किया, तो मुझे याद है कुछ महीने पहले आप एब्सोल्युटली नेगेटिव थे, जीरो थे, वहां पर कुछ एक्सपोजर नहीं था, तो बढ़ने लगा है? नहीं, एक था केपीआईटी, वो था। जब मैं जीरो बोलता था, आई यूज्ड टू ऑलवेज से कि नहीं सॉरी एक्चुअली एक है, बट वी यूज्ड टू थिंक इट इज लाइक अ जीरो। 2.5 साल से एक ही स्टॉक था, तो अब हमने एक और लिया है। दैट्स व्हाई सेइंग, मेरे को लगता है मार्जिनली, मेरे पास अभी नहीं है, हमने कोई मीटिंग नहीं करी है, कोई कॉल नहीं करी है इंटरनली, बट मुझे लगता है ऑन द मार्जिन बाय लुकिंग कि अब क्या लोगे, IT looks a little better than any of the others, but maybe in the end we say नहीं लेना। वो देखते हैं ना 10-15 दिन। मेरा मतलब किसी में हबड़ा दबड़ी नहीं है, बिकॉज ना वो ऊपर जा रहे हैं ना वो नीचे जा रहे हैं। मेरे हिसाब से मार्केट ऐसी चलती रहेगी, और 4-5% मुझे लगता है शायद करेक्ट होने में ज्यादा फेयर होगा अगर वैसे। अच्छा, कल टाइटन में इस तरह की तेजी बन रही थी जैसे आज लेने का मौका ही नहीं मिलता, कंसिडरिंग ऑफ कोर्स ड्यूटी कट देखने को मिला था। टाइटन कंसिडरिंग एक अंडर परफॉर्मर रहा है, इसके पियर्स का ज्यादा बेहतर प्रदर्शन था पिछले क्वार्टर में, और वो Q1 अपडेट्स में भी दिखाई दिया। इससे कुछ उम्मीद है क्या आगे बेहतर करने की? पता नहीं जी, मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में कईयों में नहीं बोलता, कईयों में बोल देता हूँ, बट बिग पिक्चर में अगर आप गोल्ड स्टॉक्स की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि 9% या जो भी कट होने से बहुत लाइफ चेंज हो गई। बिकॉज पहले क्या होगा, आप लिख के ले लो कि पहले एक क्वार्टर में कहेंगे हमारी ग्रोथ बढ़ी है, लेकिन हमारा वन ऑफ लॉस है, क्योंकि हमारा कुछ इन्वेंट्री था, कुछ यहाँ पे पड़ा था, कुछ वहां पड़ा था, वन ऑफ लॉस आप लिख के ले लो होने वाला है। उसके बाद 2 क्वार्टर के बाद कहेंगे वन ऑफ लॉस नहीं है, बट वो वन ऑफ गेन भी खत्म हो गया। सो एंड में कोई फर्क नहीं पड़ना, बट मार्केट विल से वो वन ऑफ लॉस है, ये परमानेंट है। सेकंड थिंग इज 9% फॉल इन गोल्ड को एनालाइज करना बड़ा आसान है। 9% लोअर प्राइसेस गोल्ड की थी 6 महीने पहले, फिर क्या हो गया? फिर भी हम शादी के दिन गिनते रह गए, इतनी शादियां नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बाकी चीजों में हम एक एक क्वार्टर की बातें करते हैं, इस क्वार्टर में शादी ज्यादा हो गई, अगले क्वार्टर में नंबर ऑफ डेज कम है। कंज्यूमर वाले कहते हैं ये 90 डेज थे, 91 डेज नहीं थे। वो IT वाले कहते हैं इस क्वार्टर में 2 छुट्टियां थी। इतनी ओवर एनालिसिस करते हैं और सिंपल एनालिसिस नहीं करते कि आपका 5% टैक्स बढ़ गया है। सो आई एम सेइंग, मुझे तो लगता है अभी कुछ नहीं करने की जरूरत। मैं तो अपने आप बोल रहा हूँ, मैं तो लॉन्ग ओनली म्यूचुअल फंड वालों की तरफ से बोल रहे थे, मुझे बाद में गालियां दे के आप हमारा क्यों बोल रहे हो। आराम कीजिए, 2 हफ्ते देखे तो सही क्या होता है। 2 हफ्ते आराम कीजिए। तो आप कहाँ आराम कर रहे हैं समीर? मेरे को सुना आप फ्रांस में? मैं फ्रांस में थी, हाँ। मैं जरा ओलंपिक देखने की कोशिश कर रहा हूँ अगले हफ्ते। अभी तो मैं नीस में हूँ। हाँ, ओलंपिक, अरे वाह। तो अब मेरे ख्याल से अगले हफ्ते शुरू है ना? हाँ जी सर, फ्राइडे से है, बट मेरे पास ओपनिंग सेरेमनी की टिकट्स नहीं है, उसके बाद से है।
अच्छा, चलिए ओलंपिक्स एंजॉय करिएगा समीर, और ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है वैसे। सही है। बड़े इवेंट के बाद छुट्टी ले लो, बड़े इवेंट से पहले छुट्टी ले लो, मैं बता रहा हूँ, बड़े इवेंट से पहले और उसके एक हफ्ते बाद तक छुट्टी ले लो। कल बहुत लोगों ने बहुत पैसा लूज करा है, और मैं एक चीज़ बार बार कहता हूँ कि बड़े दिन पे ट्रेड करने की टेम्पटेशन से बचिए, क्योंकि उस दिन ना इमोशंस टेक ओवर कर लेते हैं, आप नहीं कर पाएंगे उस दिन ट्रेड। अब कल जैसे मार्केट जिस तरीके से एकदम से सर्किट लगा, अब कहना बहुत आसान था, मतलब जो कई स्टॉक्स में BEL HL वगैरह में कहना बहुत आसान था कि ले लो, अब वो 10% का सर्किट 20 हो जाए तो ये सब कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए बिग डेज पे थोड़ा सा अपने आप को अवॉइड ही करें तो बेटर है। आज मार्केट में बता दीजिए, आज मुझे कहाँ आपने किसने क्या पैसा बना लिया होगा। आज निफ्टी का चार्ट देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, मतलब नीचे आई थिंक हमारी टिकट नहीं परेशान है, कभी लिख रहे हैं रिकवरी फ्रॉम डेज लो, कभी लिख रहे हैं फॉल फ्रॉम डेज हाई। मतलब ये किस तरीके की मार्केट है, बहुत तो कोई आई थिंक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। ये देखिए निफ्टी देखिए आप, आई थिंक ये क्या है, ये निफ्टी मतलब एकदम से आप जिस तरह की रिकवरी, निफ्टी बैंक देखिए, ये आई थिंक थोड़ा कुछ टाइम तक कंफ्यूज करेगा। ये 2 दिन काफी पैसे ले गए थे, 3 जून और ये उसके बाद 23 जुलाई, है ना, 3। मीनवेल वो होता है ना, क्या होता है वीरू, इन दिनों पे आप लॉस कर लेते हैं ना, आपकी साइकिल खराब हो जाती है। उसके बाद आप अगले 3-4 दिन तक मार्केट में अगर अच्छी ट्रेड, ऑब्वियस ट्रेड भी दिख रही हो ना, तब भी आप नहीं ले पाएंगे, आप नहीं ले पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फेडरल बैंक का इंटरडे चार्ट लेकर आइए आप जरा। अभी क्या हुआ ना, आप लोगों को डर लग गया कि यार अब ट्रेड ले या ना ले, लेकिन उसके बाद मतलब नंबर्स आने के बाद भी 5 मिनट तक बेचारा स्टॉक कुछ नहीं किया उसने, उसके बाद उसमें 7 रुपए का मूव आया। दिख रहा था कि नंबर अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, उसके बाद ही मिल रहा था आपको फ्लैट, तो वो कई बार वो साइकिल खराब कर देता है बेसिकली। और लीजिए निफ्टी 24,407 पे, और वो जो मैं बात कर रहा हूँ 2 बजे, रिलायंस एग्जैक्टली आज मिडवे में खड़ा है और ये सिक्योर कर रहा है निफ्टी के डाउन साइड। एक बार रिलायंस का टिक बाय टिक चार्ट लेके आइए, इट्स आई थिंक ऑलमोस्ट 3,000, लेकिन मैं अभी यहाँ पे कोई प्राइस आउटलुक नहीं लूँगा क्योंकि अभी वॉल्टिलिटी बहुत है। बट गौरांग, अभी आपने डिस्कशन सुना और आई थिंक बहुत दिनों बाद समीर जी का जो व्यू था वो पॉजिटिव था IT पे, लेकिन जिस चीज़ से हमने शुरुआत की थी वो था रियल स्टेट। और आपका, क्योंकि रियल स्टेट हम आइसोलेशन में डिस्कस नहीं कर सकते इसको, को रियल स्टेट कंपनियाँ अलॉन्ग विद HFCs, अलॉन्ग विद आई थिंक रियल स्टेट एंसिलरी, उसमें आपके वाइट गुड्स भी आते हैं, पेंट स्टॉक्स भी आते हैं। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इन सर्कमस्टेंसेस में रियल स्टेट को? तो और सुधार मेरे ख्याल से रियल एस्टेट सेक्टर में और भी निरंतर जारी रहेगा। और वास्तविकता ये भी है वीरेंद्र के, जून के महीने में 11,000 के ऊपर, जो कि पिछले 10 साल का एक रिकॉर्ड इतिहास था रजिस्ट्रेशंस को लेकर के। इतिहास ये भी रहा है कि 6-6, 7-7 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं और वो 2-3 दिन में पूर्ण तरीके से बिक भी जाते हैं। तो और अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल, मिड साइज या फिर लग्जरी अपार्टमेंट्स की जो मांग है वो निरंतर बढ़ रही है। हमारा खरीदारी की सूची में काफी कुछ कंपनियां थी, लेकिन कुछ के लक्ष्यांक आ गए तो हमने फिर से उसके ऊपर आत्मचिंतन करने की बात करी है। और फिलहाल जो एक कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर पे जहां पर खरीदारी की है वो है प्रेस्टीज एस्टेट्स वीरेंद्र। और उसके साथ साथ चलते चलते मेरे ख्याल से KEI इंडस्ट्रीज, RR काबल जैसी कंपनियां, पेंट में एशियन पेंट्स, कांसाई नैरोलैक, बर्जर पेंट्स है, टाइल्स में कजरिया सिरामिक जैसी कंपनियां हैं, सेरा सिरामिक जैसी कंपनियां हैं, पाइप्स और फिटिंग्स में प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स है। तो एक समीकरण पूरा है। उसके साथ साथ सीमेंट और धातु, क्योंकि इसके बगैर तो आप किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य कर ही नहीं सकते। जी हाँ, चलिए अभी काम करते हैं। रियल स्टेट पे बहुत डिस्कशन हुआ, रियल स्टेट को ही अब इनफैक्ट थोड़ा सा टारगेट करते हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस विषय पे बहुत ही, अगर आप देख, सटीक इंसान है हमारे साथ, श्री अशोक त्यागी, MD and CFO DLF के। और त्यागी जी को देख के आज एक गाना याद आ रहा है, फिल्म थी छोटी सी बात, वो लिरिक्स थे उसकी, न जाने क्यों होता है ये ज़िंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद। छोटी यानी इंडेक्सेशन जाने के बाद अब त्यागी जी से बात करते हैं। आई थिंक एक बहुत अंडररेटेड फिल्म अमोल पालेकर की और विद्या सिन्हा की। आई थिंक अशोक कुमार की बहुत शानदार अपीयरेंस, गजब मूवी, अहेड ऑफ इट्स टाइम, वेल अहेड ऑफ इट्स टाइम। मेरे ख्याल से मैंने जब लता मंगेशकर जी की डेथ हुई थी तब मैंने लिखा था कि लता मंगेशकर के इतने गाने फेमस हुए थे तो एक चुनना टफ है, लेकिन अगर मैं कोई एक चुनूंगा तो वो ये वाला गाना होगा, छोटी छोटी सी बात। लेकिन ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। त्यागी जी से पूछते हैं। त्यागी जी, गुड आफ्टरनून। आपके कल नंबर्स आएंगे तो हम फाइनेंशियल पर बात नहीं करेंगे,
हमने आपको सिर्फ इस टॉपिक पर बात करने के लिए बुलाया। आपने तो खैर पूरी आपके पास तो पूरी आर्मी होगी ये पता लगाने के लिए, क्योंकि अभी भी स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बहुत लोग कह रहे हैं अगर 10% तक के क्या कर रहे हैं तो नेगेटिव है, कम है तो पॉजिटिव है। मतलब आप किस तरीके से देख रहे हैं? तो एक तो मैं ट्विटर पे कभी कभार ही जाता हूँ। आज सुबह मैं गया ट्विटर पे तो देखा कि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कुछ 8 या 10 ट्वीट्स हैं कि कैसे किन सिनेरियोज में ये पॉजिटिव है। कि अगर 1.9 टाइम्स हुआ है 7 साल में तो पॉजिटिव है, इस तरह से। एनीवे, बट देखिए ऐसा है, मैं बताऊं आपको अनुज जी के बैक ऑफ द एनवेलप अगर इंडेक्सेशन तकरीबन 5 से 6% पर ईयर होता था, तो देखिए लास्ट 6-7 साल में, एटलीस्ट 4-5 साल में जो प्रॉपर्टी एस्केलेशन रहा है वो डेफिनेटली उसके ऊपर रहा है। तो एटलीस्ट हमें लगता है कि 8-9 साल तक के जिन लोगों ने घर रिट्रेड करेंगे, आई थिंक उनका ब्रेक इवन या स्लाइड पॉजिटिव होना चाहिए नई रिजीम में। जो 10 से 20 साल वाले जो ब्रैकेट में रिट्रेड करेंगे, उनके लिए जरूर हो सकता है नई स्कीम थोड़ी सी नेगेटिव हो। और 2001 से पहले फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि 2001 तक का इंडेक्सेशन जो है वो प्रोटेक्ट किया गया है। मगर मतलब मेरी बात इनकम्प्लीट रहेगी दो चीजों के बिना। एक तो ये कि ओवरऑल अगर आप गो फॉरवर्ड देखें तो 12.5% एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव लॉन्ग टर्म कैपिटल रेट है। और अगर आप ग्लोबली भी देखो तो 2-1 टैक्स एग्जेम्प्ट जुरिस्डिक्शंस के अलावा 12.5% ऑलमोस्ट बेस्ट इन क्लास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स रेट है प्रॉपर्टी के लिए। और ये इंडेक्सेशन का एक कंफ्यूजन था, वो अब माय व्यूज की लोअर रेट है, सिंप्लीफाइड रेट है। तो गो फॉरवर्ड यस थोड़े दिनों में कंफ्यूजन रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा, बट आई थिंक ओवर टाइम शायद एक क्लियरर पाथ ऑफ जो है अपना एसेट डिस्पोजल के लिए स्टैब्लिश हो जाएगा। सर मैं एक और बात पूछूंगा। आई थिंक इसका इम्पैक्ट स्टेट वाइज, सिटी वाइज और उनके आई थिंक उनके डिमांड और उनके कंजम्पशन पैटर्न में पड़ेगा मेरे ख्याल से। क्योंकि अगर आप बेंगलोर के मार्केट को देखें तो वहाँ पे रेजिडेंशियल डिमांड काफ़ी अच्छी है। मतलब वहाँ का जो बायर होता है वो खुद के घर रहने के लिए ले रहा है। बट एज फार एज मुंबई या फिर दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिमांड काफ़ी थी। तो आपको क्या लगता है कि इमीडिएटली अभी मुंबई और दिल्ली के मार्केट पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? नहीं, मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा कि देखो जो लोग 2-3 साल में रिट्रेड कर रहे थे उन्हें तो एनीवे आई डोंट थिंक हमें उनकी जरूरत थी। और फ्रैंकली जो लास्ट 2-3 साल में वीरेंद्र जी हमने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, उनमें प्रपोर्शन ऑफ कस्टमर्स जो रिट्रेड करने की कतार में है वो बहुत ही मिनिमल है। तो जो आज के इवन जो इन्वेस्टर्स हैं वो वाले इन्वेस्टर्स मेरे ख्याल से अभी नहीं है मार्केट में, जो 6 महीने में मार्केट मतलब प्रोडक्ट रिट्रेड करते थे। एवरीबडी वांट्स टू सिट फॉर अ फ्यू इयर्स बिफोर दे मेक द रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। सो मेरे एज आई सेड कि आई थिंक 8-9 साल तक का जो पीरियड है, अगर उस दौरान आप रिट्रेड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन अच्छा फेवरेबली compete करेगा बनिस्बत 20% विद इंडेक्सेशन के। ऑब्वियसली केस टू केस, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करेगा। दूसरा जो एक और तो शायद लाभ मिलेगा ऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट प्लेयर्स को, कि अब लोगों को अपना, क्योंकि अगर जिन लोगों का कैपिटल गेन आउटफ्लो बढ़ सकता है इसकी वजह से, फ्रैंकली अकेला तरीका जो उस कैपिटल गेन को बचाने का है वो है नई रियल एस्टेट में डिप्लॉय करना उसे। सो फ्रैंकली आई थिंक एज अ एवेन्यू फॉर कैपिटल गेन सेविंग, रियल एस्टेट की जो मांग है वो शायद इसके बाद थोड़ी बढ़ेगी। अच्छा वीरू, जो आप कह रहे हैं ना वो एनसीआर के लिए एप्लीकेबल है, बॉम्बे के लिए नहीं है। भाई एनसीआर के लिए तो देखिए है। हाँ नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैं जो पॉइंट बोल रहा था ना, क्योंकि मुंबई में वो चुपके उसमें वो अमिताभ बच्चन बोलता है हमारे देश में नमक खाने को तो है नहीं, छिड़कने को कहाँ से मिलेगा। यहाँ मुंबई में रियल मतलब अपना खुद का खरीदना बहुत मुश्किल है, इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ से मिलेगा। जो मैं जो रिपोर्ट्स पढ़ रहा था उसमें, खैर वो मैं समझ गया आपकी बात, जो एकदम अल्ट्रा एचएनआईज है वो तो खैर ऑब्वियसली ले होंगे। हाँ लेकिन नहीं, खैर मैं इनफैक्ट त्यागी जी आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। अब 2020 से 24 तक, जब तक ऑफ कोर्स ये कल तक ये रूल आया है, हमने एक चीज देखी थी, वो एस्पिरेशनल जो डिमांड थी उसमें ट्रांजैक्शन बड़े आसानी से हो रहा था कि हम 1 BHK में रहते हैं, जरूरत है 2 BHK की, ले लिया। करेक्ट? क्या वो डिमांड अब बदलेगी? क्या अब लोग बोलेंगे कि क्या हम अपना 1 BHK बेच के टैक्स इंडेक्सेशन भी गंवाएं और वहां पर 2 BHK 3 BHK भी महंगा ले? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो अगर आप हमारा जो कम से कम जो बायर प्रोफाइल है उसमें देखें
तो तकरीबन 70% जो बायर्स हैं, एंड वी आर टॉकिंग ऑफ द जो 6 to 8 करोड़ तक की, मैं सुपर लग्जरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 6 to 8 करोड़ तक की, तो तकरीबन 70% जो बायर्स थे वो एनीवे होम मॉर्गेज ले रहे थे अपनी अपनी बाइंग फाइनेंस करने के लिए। तो फॉर मोस्ट ऑफ देम पुराना एसेट डिस्पोजल और नया एसेट खरीदना शायद काफी हद तक इंडिपेंडेंट डिसीजन से, बहुत लोगों के पास शायद पुराना एसेट था भी नहीं बेचने का। हाँ, जो सुपर लग्जरी थे उनमें इक्का दुक्के जरूर ये केसेस थे कि जो अपना पुराना एसेट बेच के अपना रिफाइनेंस कर रहे थे, लेकिन उसमें अगर आपको याद हो लास्ट ईयर या लास्ट ईयर बजट ने एनीवे कैपिटल गेन्स रीडिप्लॉयमेंट के लिए 10 करोड़ तक की सीमा कर दी थी। तो अगर आप 40 करोड़ घर खरीद रहे हैं तो एनीवे सिर्फ 10 करोड़ तक का आप कैपिटल गेन्स का वो मतलब वो सेट ऑफ कर सकते थे। तो मेरे विचार में किसी के एंसेस्टर कोठी थी जीके में जो बेच रहा है उस तरह का, तो भाई उसे 2001 तक का इंडेक्सेशन मिलेगा। उसके बाद यस मे भी थोड़ा सा उसे नुकसान होगा, मैं ये नहीं कह रहा 3-4% का, बट फ्रैंकली मैं मानता हूं कि मार्केट रीएडजस्ट करता है और 12.5% बाय इटसेल्फ एक बहुत ही हेल्दी रेट है। फ्रैंकली आई डोंट थिंक लोगों को 12.5% पे कोई बहुत ज्यादा दुखी या अनहैप्पी होने की जरूरत है। शायद थोड़े दिनों में एक सेंटिमेंट अनसर्टेनिटी रहे, मैं मना नहीं कर रहा, पर आई थिंक 12.5% का टैक्स देके अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कर रहे हैं, और स्पेशली जहां आपको ये अपॉर्चुनिटी है कि 10 करोड़ तक के आप उसे ऑफसेट कर सकते हैं बाय रीडिप्लॉइंग बैक इन अनदर प्रॉपर्टी, आई थिंक मोस्ट ऑफ द जो हमारी सो कॉल्ड एस्पिरेशनल क्लास है, मेरे ख्याल से दे शुड टेक दैट बार्गेन। वित्त मंत्री साहिबा को सुनने के बाद ये भी बात छिड़ी थी कि शायद इसके बाद प्राइसेस थोड़े से रियल एस्टेट के करेक्ट होंगे, क्या ऐसा कुछ होता दिखाई दे सकता है? देखो 24 घंटा तो एनीवेज टू सून। देखिए ऐसा है कि जो प्राइसेस हैं रियल एस्टेट के उनका ड्राइवर दो रहे हैं। एक तो ये कि डिमांड जो है हर हालत में बहुत बढ़ी है लास्ट 2-2.5 साल में, आई थिंक सभी माइक्रो ज्योग्राफीज में। दूसरा ये कि अधिकांश जो आज के कस्टमर्स हैं वो सिर्फ चंद ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स से खरीदना पसंद कर रहे हैं। तो जैसे पुराने जमाने में 100 डेवलपर होते थे, अब मेरे ख्याल से सिर्फ हर माइक्रो ज्योग्राफी में 10 या 8 या 10 डेवलपर रह गए हैं। तो थोड़ा थोड़ा डेवलपर्स क्रंच हुए हैं जिनका माल बिक रहा है और डिमांड बढ़ी है। तो आई थिंक प्राइस पे तो एक अपवर्ड बायस रहेगा अभी एटलीस्ट अगले कुछ टाइम के लिए। वो मैं देखता नहीं कि उसे कोई मॉडरेट होते हुए, हाँ बिल्कुल ब्लाइंड इंक्रीज तो नहीं होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए, पर आई थिंक एक रिस्पॉन्सिबल प्राइस इंक्रीज एटलीस्ट टू द डिग्री की जो इनपुट कॉस्ट है उसे ऑफसेट कर दे, वो आई थिंक वो तो चलेगी मेरे ख्याल से अभी में। त्यागी सर, आखिरी सर प्रश्न पूछूंगा, कोई नया शहर जिसमें जाने की योजना है? तो देखिए नया शहर एक तो हम मुंबई में आ रहे हैं, आपके और उसके शहर में आएंगे हम बिल्कुल अपना, और होपफुली इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक हम लॉन्च कर देंगे मुंबई अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट मुंबई में। और हमारे एक सहयोगी आशीष पूछ रहे हैं आपसे न्यूज रूम से, भोपाल आने की योजना है क्या? नहीं, भोपाल अभी फिलहाल नहीं। एनीवे, त्यागी सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में आज शामिल हुए और अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। ज़मीनी वास्तविकता से एक बार आपने हमको वाकिफ कराया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। और एक बार अब लौटते हैं बाजार की तरफ और करीब 24444। क्या गजब की वॉलेटिलिटी है आज, और आपकी स्क्रीन पर निफ्टी बैंक एक उस वक्त जब अभी भी डीलों की डिरेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, ये पूरा डिफरेंशियल क्रिएट जिस स्टॉक ने सिंगल हैंडेडली किया था रिलायंस। बिल्कुल वीरू, और बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में, लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई है फिर से आज भी। निफ्टी का चार्ट देखिए, निफ्टी पे अप्रोच आपकी बाय ऑन डिप्स की ही रहनी चाहिए, कोई ना कोई सेवर है रोज। एग्जैक्टली, मार्केट आपको बचा लेगा और क्लोज अच्छा हो रहा है रोज, तो रोज आपके लिए क्लोज अच्छा हो रहा है, और ये जब तक 24,074 बच रहा है तब तक। अच्छा, आज एक और चीज़ अच्छी हो जाएगी, आज आप एक हायर लो बना देंगे, क्योंकि आज का लो 24,307 कल के लो से बहुत बेटर है। तो कल जब आप ट्रेड स्टार्ट करेंगे, आज आप अगर यहाँ बंद हो गए, सपोज करिए आज आप 24,400 के ऊपर बंद हो गए, आपके पास एक वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस हो जाएगा 24,307 का। अगर ये निफ्टी में एक नई स्विंग की शुरुआत है तो फिर वही होगा कि प्रीवियस डे के लो को स्टॉप लॉस लगा दीजिए। मैं कई सिंपल स्ट्रैटेजीज होती है मार्केट में, आज का लो कल के लो से बेटर है और मार्केट ने डिफेंड किया और फिर से बाय ऑन डिप्स आ गया। हालांकि अभी भी एक 3 PM स्विंग बाकी है, यू नेवर नो, तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी आज का वर्डिक्ट यही है कि जब तक बजट डे लो इंटैक्ट है, बाय ऑन डिप्स निफ्टी पर, एटलीस्ट बैंक निफ्टी का मैं नहीं कह सकता, निफ्टी पर बाय ऑन डिप्स। और आज का लो मोर और लेस अगर आप देखें तो एग्जैक्टली आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज,
और ये शायद मेरे ख्याल से परसों का स्विंग बिलो भी यही था, कल का लो ज़्यादा वाइल्ड था। खैर अब एक काम करते हैं, एक दो ट्रेड्स 4 का चौका लेते हैं यहाँ पे, और 4 का चौका में जो पहला ट्रेड है वो मानस जी के सौजन्य से आएगा। इट्स ऑलमोस्ट 250 250 हो चुके हैं, ट्रेड पिक करते हैं। मानस क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए ऑप्शन के लिए एनटीपीसी के 400 वाले कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय रहेगी। अगस्त मंथ के 400 वाले कॉल ऑप्शन में जो 14 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, इसमें आपको 10 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है और 22 रुपीज 22 रुपए के टारगेट सेट करने हैं एनटीपीसी के 400 के कॉल ऑप्शन में। ओके चलिए, तो ये हो गई इस समय मानस के पिक। एनटीपीसी यहाँ पर बाइंग है, आज स्पॉटलाइट में था एनटीपीसी हमारे, आई थिंक एनटीपीसी। हाँ, तो अच्छे मूव्स एनटीपीसी में। अब चलते हैं हम राजेश सतपुते के पास, एफएनओ सुपरस्टार के लिए। राजेश जी, क्या पिक किया आपने? अनुज जी देखिए, मेरी नजर है एसबीआई कार्ड्स पे। मुझे लगता है यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ रहा है और इस ब्रेकआउट का जो इनिशियल टारगेट होगा वो रहेगा 354 का। सो एसबीआई कार्ड इज अ बाय, स्टॉप लॉस रहेगा 728 का। ओके, तो एसबीआई कार्ड में एक मौका, और एसबीआई कार्ड काफी दिनों बाद हरकत में आ रहा है आज। सोनी, चार्ट का चमत्कार। हर्षदा जी, यहाँ पे रेकमेंड करना चाहूंगी एसआरएफ अगस्त फ्यूचर्स में बाय कर सकते हैं। करंट लेवल पे स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा फ्यूचर्स में 2350 और टारगेट यहाँ पे रहेगा, पहला टारगेट 2440, दूसरा टारगेट रहेगा 2475 का। एसआरएफ में एक मौका तेजी का। गौरांग, मिड कैप फंडा के तौर पर क्या आ रहा है? तो हर्षदा, मिड कैप फंडा मिड टू स्मॉल टू मिड कैप की कैटेगरी में आती है कंपनी। आईटी क्षेत्र की भी चर्चा हो रही थी कार्यक्रम में कुछ समय पहले। तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज, इस कंपनी को हमने पसंद किया है, और कुछ दिनों पहले प्रमोटर ने अपने जो हिस्सेदारी थी वो भी कम की थी। 950-960 के लक्ष्यांक अनुमानित निर्धारित किए हैं आने वाली नतीजों को ध्यान में रखते हुए। तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। ओके, तो हैप्पीएस्ट माइंड। मैं फटाफट से सारे ट्रेड्स रिकैप कर रही हूँ, फिर कल आने वाले नतीजों पर फोकस करेंगे क्योंकि एक लंबी लिस्ट है। शुरुआत हमने ऑफ कोर्स मानस के साथ की। मानस कह रहे हैं एनटीपीसी में एक पोजीशन आप लेकर चलेंगे। दरअसल ये ट्रेड आपके लिए आ रहा है अगस्त का कॉल 400 वाला, जो इस समय 14 रुपये 40 पैसे पर है। टारगेट आपका 22 का रहेगा। एसबीआई कार्ड राजेश सातपुते को पसंद है, 750 के ऊपर 754 का टारगेट, 728 का स्टॉप लॉस है। साथ ही अभी अभी सोनी ने जो मेंशन किया है वो एसआरएफ 2440 का टारगेट, 2475 भी आगे आ सकता है, 2350 स्टॉप लॉस लगाएंगे। और हैप्पीएस्ट माइंड पर इस समय गौरांग है बुलिश, एक बाय साइड का ट्रेड। इस बीच वीरू की नजरें जा रही है टिकर पर, जो कह रहा है डॉलर के मुकाबले रुपया फिर से रिकॉर्ड लो पर। नहीं, मैंने बोला ये फ्लैश हटाने को, 2 पैसा वीक है। वैसे देखिए करेंसी मार्केट में वॉलेटिलिटी खत्म हो गई है। एक पिछले 1-2 साल का एक जो ये वो बना है कि 2 पैसे 3 पैसे इधर उधर ये सब चलता रहेगा। एक टाइम था दिन में 50-50 पैसे का मूव आता था, अब 2 पैसे के मूव में क्या, तो रोज न्यू ऑल टाइम लो लगेगा एक इन्फ्लेशनरी कंट्री में, उससे खैर कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब एक काम करते हैं, रिजल्ट्स के हिसाब से कल बड़ा दिन है। टेक महिंद्रा समेत इंडेक्स की 2 कंपनियों के नंबर्स हैं, साथ ही अशोक लेलैंड, डीएलएफ, कैनरा बैंक, एम्फेसिस और यूबीएल समेत एफएनओ के 9 नंबर्स का इंतजार रहेगा। आशीष टेक महिंद्रा, एम्फेसिस और कैनरा बैंक का अनुमान लेकर आए, वहीं यतिन अशोक लेलैंड, डीएलएफ और यूबीएल इनके नंबर्स बताएंगे। तो आशीष से शुरुआत करते हैं क्योंकि उनके पास एक इंडेक्स कंपनी है। आशीष, गुड आफ्टरनून। टेक महिंद्रा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हाय, गुड आफ्टरनून। जहाँ तक टेक महिंद्रा की बात है, एक्सपेक्टेशन जो क्यू ऑन क्यू यानी कि सीक्वेंशियल है वो आपकी स्क्रीन्स पर आएंगी। आईटी सर्विसेज में आए करीब 0.5%, टू बी प्रिसाइज 0.4% का क्यू ऑन क्यू इम्प्रूवमेंट होगा। हालांकि थकावट इसलिए नजर आएगी क्योंकि अभी भी वो सीजनल वीकनेस आपको कॉमवीवा की देखने को मिलेगी और उसका खामियाजा आय में देखने को मिलेगा। इबीटा हाँ 5-5.5% इंप्रूव होगा सीक्वेंशली और मार्जिन्स इन टर्न 60 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 0.5% से कुछ ज्यादा इंप्रूव होंगे। डील विंस क्योंकि अभी भी मैक्रो अनसर्टेनिटी है, बहुत ज्यादा मोमेंटम पिकअप नहीं कर पाएंगी। एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि $500 बिलियन के आसपास का टीसीवी यानी कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा।
क्लोजली वॉच आउट करिएगा। मार्जिन और ग्रोथ सीएमई यानी कि कम्युनिकेशन, मीडिया और एंटरटेनमेंट वर्टिकल, और बीएफएस यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, ये दोनों इंपॉर्टेंट इस कंपनी के लिए। आज से एक चीज और, अपन कह रहे हैं मार्जिन 60 बेसिस पॉइंट्स बढ़ेंगे, बढ़ के 11.5% पे पहुंचेंगे। इस कंपनी ने FY27 तक के लिए गाइड कर रखा है कि मार्जिन 15% पे होंगे इनके। तो यहां से वहां तक की जर्नी कैसे तय होगी, कौन से लीवर्स एट प्ले होंगे, वो मैनेजमेंट की कमेंट्री में इंपॉर्टेंट होगा। जहां तक दूसरा नंबर है एम्फोसिस का, एक्सपेक्टेड है कि आय इवन कांस्टेंट करेंसी में और डॉलर टर्म्स में 1.25% के आसपास बढ़ेगी। भाई इसके केस में भी बीएफएसआई और टीएमटी यानी कि टेक्नोलॉजी, मीडिया और टेलीकॉम वर्टिकल, दो वर्टिकल्स हैं जो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे और ग्रोथ को लीड कर रहे होंगे। मॉर्गेज बिजनेस इनके लिए एक इश्यू रहा है। इस क्वार्टर में ज्यादातर ब्रोकरेजेस ये कह रही हैं कि वो बिजनेस स्टेबलाइज होगा, लेकिन सिर्फ स्टेबलाइज होगा, यहां से बदतर नहीं होगा। स्थिति सुधरने में अभी समय लगने वाला है। इबिटा 3% गिरेगा, मार्जिन 70 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन दिखाएंगे और मुनाफा क्यू ऑन क्यू 4% का इंप्रूवमेंट। कमेंट्री, डिमांड एनवायरनमेंट और प्राइसिंग रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, और यहां पे भी नई डील विंस करीब 300 से 500 मिलियन डॉलर्स की टीसीवी शायद सुनने को मिले। तीसरा नंबर कैनरा बैंक का। साल दर साल जो नंबर्स देखते हैं वो हेडलाइन नंबर्स हैं। एनआईआई 9% बढ़ेगा, मुनाफा 11% बढ़ेगा। एसेट क्वालिटी स्टेबल रहेगी। सीक्वेंशियली ग्रॉस एनपीएस 4.1 के आसपास, नेट एनपीएस 1.2 के आसपास नजर आएंगे। क्यू ऑन क्यू स्लाइट इंप्रूवमेंट कह लीजिए आप। एक्सपेक्टेड है कि मार्जिन्स में यानी कि एनआईएम्स में इस केस में मार्जिनल कंप्रेशन, वो अक्रॉस इंडस्ट्री हम देख रहे हैं, अब तक जो नंबर्स आए सीक्वेंशियली मार्जिन्स कंप्रेस हो रहे हैं, कैनरा बैंक के केस में भी नजर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट एडवांसेस और डिपॉजिट ग्रोथ, वो सबसे इंपॉर्टेंट मॉनिटरेबल्स हैं। जहां तक एक्सपेक्टेशंस की बात है इनके फ्रंट पे, लोन ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 11% और डिपॉजिट ग्रोथ करीब 12% साल दर साल का इंप्रूवमेंट दिखा रही होगी। ओके चलिए, तो यहाँ पे ये 3 नंबर्स आपकी स्क्रीन पे कैनरा बैंक पीएसयू बैंकिंग बास्केट में, इसके नंबर्स को हमने समझा। अब चलते हैं यतिन के पास। यतिन बताइए एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? क्योंकि आपने मुझे टॉस किया तो मैं यूनाइटेड ब्रूरीज का सबसे पहले लूंगा पोल। ठीक है, अपनी इससे बहुत दूरी है। तो यूनाइटेड ब्रूरीज की बात करें तो जो मोतीलाल ओसवाल का प्रीव्यू पोल है वो ये बताता है कि Q1 के रेवेन्यू की ग्रोथ लगभग 15% के आसपास होगी। और ऑब्वियसली क्योंकि जो सीजन थी ये टाइम की, जो हीट वेव थी, उसके कारण सेल्स को थोड़ा फ़ायदा पहुंचा, ऐसा ब्रोकरेजेस को लगता है। Q1 का एबिटा लगभग 40% ग्रो होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और मार्जिन्स में भी आपको लगभग 2% का सुधार साल दर साल बेसिस पे आता हुआ नजर पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर हम ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो यहाँ अच्छा इंप्रूवमेंट होना चाहिए। रॉ मटेरियल कॉस्ट भी कम हुए, और मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है FY25 के लिए, बैलेंस ईयर के लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, देखने लायक। यूनाइटेड ब्रूरी से आते हैं DLF की तरफ। ये भी एक इंपॉर्टेंट नंबर मार्केट वॉच आउट करेगा। जनरली रियल एस्टेट में आप गाइडेंस देखते हैं और मैनेजमेंट का आउटलुक देखते हैं, लेकिन क्वार्टरली नंबर्स की बात करें तो सेल्स बिल्कुल फ्लैट आपको दिखाई पड़ी कि लगभग 1400 करोड़ के आसपास। एबिटा में अच्छी ग्रोथ होगी 36% की, और अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो यहाँ आपको लगभग 46% का जंप मार्जिन इंप्रूवमेंट के चलते आता हुआ नजर पड़ेगा। ऑब्वियसली जो प्री बुकिंग है, नए लॉन्चेस हैं, उसके स्टेटस पे जो मैनेजमेंट कमेंट्री है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, अहम रहेगी। और आखिर में अशोक लेलैंड एकदम से स्टॉक स्पाइक किया है पिछले 10-15 मिनट में, और काफ़ी एंटिसिपेशन है यहाँ नंबर्स अच्छे आने की, क्योंकि मार्जिन्स में एक्सपेंशन रहेगा। मार्जिन्स जो है लगभग 2.25% बढ़ के आने की उम्मीद है। मोतीलाल ओसवाल को रेवेन्यूज़ में 6% की ग्रोथ है, क्योंकि इलेक्शन सीजन में जनरली कमर्शियल व्हीकल सेल्स थोड़े स्लो होते हैं। हालांकि एबिटा में क्योंकि मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा लगभग 30% का, और प्रॉफिट में लगभग 15-20% के आसपास का ग्रोथ रहेगा। ओवरऑल फैक्टर्स की बात करें तो लोअर इंटरेस्ट रेट्स और लोअर अदर एक्सपेंसेस के चलते आपको मार्जिन्स और ओवरऑल प्रॉफिट्स इंप्रूव होते दिखाई पड़ेंगे। मैनेजमेंट को ऑब्वियसली आउटलुक पूछना है कि कमर्शियल व्हीकल सेल्स कैसे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मॉनसून और इलेक्शन सीजन थोड़ा कमज़ोर रहा है कंपनी के लिए, तो आने वाले सेकेंड हाफ के लिए क्या कमेंट्री रहेगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अशोक लेलैंड के लिए। अशोक लेलैंड पैसेंजर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अशोक लेलैंड इस दौर का एक स्ट्रॉन्ग मूवर रहा भी है। जरा एक बार अशोक लेलैंड का स्टॉक लिखा आइएगा स्क्रीन पे एक बार। दैट्स आई थिंक 230 to 45, अभी भी करीब ये सारे एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और मैं इस क्वार्टरली प्राइस परफॉर्मेंस को देखूं तो मेरे ख्याल से 3 अप्रैल को एक ब्रेकआउट आया था इसमें करीब 176 पे, उसके बाद मूव दिया 245 तक, राइट नाउ इट्स 232। अभी भी ये ट्रेजेक्ट्री भी इसके करियर की हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री है। गौरांग, अशोक लेलैंड पे आपका व्यू? एक बड़ा सफ़र तय किया है इस बार इसने, और आई थिंक 23-24 इसको बिलोंग करता है ये फर्स्ट हाफ।
आपका अशोक लेन पे व्यू क्या है इस वक्त? बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। अब नतीजे आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ा इंतजार करेंगे, लेकिन एक दो चीज बताना चाहूंगा। मेरे ख्याल से पिछले वित्तीय वर्ष में तीसरी चौथी तिमाही में बहुत बड़ा सुधार आते हुए दिखा था, और कंपनी के मैनेजमेंट ने वीरेंद्र ये टिप्पणी भी की है कि इनकी जो सब्सिडरी है स्विच मोबिलिटी, इनका एक नया प्लांट शायद उत्तर प्रदेश में खड़ा हो रहा है, और वहां पर उत्पादन की जो परिस्थिति है वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। समीकरण अगर बिठाता हूँ साथ में और योगदान की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि अशोक लेलैंड का स्टॉक अनुमानित आने वाले समय में करीबन 275 से लेकर के 280 तक जाने की संभावना रखता है। और हाल ही में एमएसआरटीसी की तरफ से, यानी कि महाराष्ट्र राज्य परिवहन की तरफ से, इनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिला। ओके, चलिए शिवांगी भी जुड़ी है हमारे साथ, एक उनकी स्ट्रैटेजी ले लेते हैं। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, आपका स्टॉक आइडिया? जी बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून। यहाँ पे नजर मेरी है इंडिया मार्ट पे। स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन के बाद 5-6 दिनों के हायर जोन्स को सरपास करते हुए नजर आ रहा है। अच्छे यहाँ पे वॉल्यूम्स ऐड होते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पे एक अच्छे लॉन्ग्स भी बिल्टअप होते हुए हमने कल देखा था, कल के सेशन में। तो यहाँ पे एक सेक्टर टेलविंड भी मिलते हुए दिखेगा, तो खरीदारी की सलाह है। जो नेक्स्ट टारगेट्स है यहाँ पे 3130 के बनते हुए दिख रहे हैं, 2950 के एक स्टॉक के साथ। ओके, तो इंडिया मार्ट में एक मौका आपको मिल रहा है और स्टॉक में एक थोड़ा सा मोमेंटम। कुछ देर पहले हम बायोकॉन डिस्कस कर रहे थे, इस बीच इसी की एक सिस्टर कंपनी सिंजीन के नतीजे आ चुके हैं। मुनाफा 93 करोड़ से घटा है, उस पर आपने ध्यान देना है। ये इनफैक्ट आंकड़ा जैसे ही आया है, स्टॉक अब करीब 2-2.25% नीचे ट्रेड करता हुआ, तो वहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में प्रेशर और इनकी कंसोलिडेटेड बेसिस पर आय भी थोड़ी सी घटकर आती हुई दिखाई दी है। 800 करोड़ से करीब करीब 790 करोड़ पर आई है, तो वहाँ पर कुछ प्रेशर बना है। चलिए काम करते हैं, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद क्लोजिंग की तरफ ऑफकोर्स जाएंगे, लेकिन डीलिंग रूम का जायजा भी तैयार है। यतन हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, BTST STBT आज की क्लोजिंग स्ट्रैटेजी, सब कुछ ब्रेक के बाद। मार्केट में करीब आधे घंटे का ट्रेड बाकी है और निफ्टी में एक और हल्का सा डाउनवर्ड स्विंग आया वापस। 24,400 के ऊपर शायद टिकने में नाकामयाब। बैंक निफ्टी भी फ्लैट ही है वैसे, 3 PM में कोई खास मूव है नहीं। एक काम करते हैं, अब कल की तैयारी करते हैं। पहले यतिन के पास चलते हैं वापस एक बार, डीलिंग रूम में क्या उनको फीडबैक मिल रहा है वो जानते हैं। यतिन, कौन से 2 स्टॉक्स पर नज़र? तो आज 2 स्टॉक्स जो डीलर्स फोकस कर रहे हैं उनमें ऑब्वियसली अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो टाटा ग्रुप से वोल्टास रिजल्ट्स के पहले पहले बिल्डअप देखने को मिल रहा है अगस्त सीरीज में, और डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ 1550 से लेकर 1600 तक के टारगेट्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो रिजल्ट्स के पहले वोल्टास के शेयर्स में थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन आप देख रहे हैं। आज भी स्टॉक लगभग 1.25% ऊपर है और अगस्त सीरीज में अच्छा रोल आपको देखने को मिल रहा है। बायोकॉन ऑब्वियसली सिंजीन के नंबर्स थोड़े वीक आए, लेकिन डीलर्स को लगता है कि बायोन डिप्स यहाँ देखना चाहिए। BTST की ट्रेड भी यहाँ रेकमेंड कर रहे हैं और डीलर्स को लगता है 360 से लेकर 365 तक के लेवल्स यहाँ देखने को मिलने चाहिए। तो वोल्टास और बायोकॉन ये 2 स्टॉक्स हैं जो आज डीलर्स के रेडार पे हैं। ओके, तो बायोकॉन ऑफ कोर्स 3% ऊपर और वोल्टास भी रेडार पर, अच्छा एक्शन इनमें बना है। BTST STBT ट्रेड्स लेने की बारी है। अमित बताइए क्या ट्रेड लेंगे? जी मैम, मैं इस समय अशोक लेलैंड के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पे एक फॉलोइंग चैनल का ब्रेकआउट है, लगभग स्टॉक अपने 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे एक छोटा सा चांस लेना चाहिए। 232 रुपीज के लगभग इसका प्राइस है। 229 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 238 के। ओके, तो ये इस समय कल के लिए अशोक लेलैंड, अमित जी की पिक। गबा सर, आप क्या कैरी कर रहे हैं? मुझे लगता है कि सन फार्मा एडवांस पर ध्यान देना चाहिए। 225 का स्टॉप लगाना चाहिए, 240 पॉसिबल सन फार्मा एडवांस। ओके, मानस आपका ट्रेड? मानस जी, तो देखिए पेट्रोनेट पे खरीदारी करेंगे। एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है और ट्रेंड तो पहले से ही हाई टॉप से हाई बॉटम्स का था। तो पेट्रोनेट के अगस्त के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 349 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 375 तक के टारगेट्स पॉसिबल है पेट्रोनेट के अगस्त के फ्यूचर में।
ये देखते ही देखते 6% का एक्सप्लोजन इसमें आता हुआ, क्योंकि जब हम नंबर्स पढ़ रहे थे तब करीब 2.5-3% की तेजी आई थी, उसके बाद एक बड़ा मूव आया है उन नंबर्स में। 6% तक का इजाफा है स्टॉक में और फ्यूचर्स में लेने की सलाह बन रही है। सोनी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? हर्षदा जी, यहाँ पे BTST मेरा रहेगा। HDFC AMC अगस्त फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। करंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं 4020 फ्यूचर्स में, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट रहेगा 4160, उसके ऊपर सस्टेन होता है तो 4200 का दूसरा टारगेट है। ओके, HDFC AMC और अपने करियर की अभी भी हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। राजेश सतपुते जी, आप कल के लिए क्या कैरी करेंगे? वीरेन जी देखिए, मैं बाटा को लेके जाऊंगा एज ए BTST। मुझे लगता है क्लीन ब्रेकआउट मिला है, कंसोलिडेशन था और रेजिस्टेंस के ऊपर ही खुला, और जैसे ये ब्रेकआउट है मुझे लगता है इसका कल का टारगेट होना चाहिए 1640 1650। तो बाटा लेके जाएंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1585। बाटा कैरी करेंगे। शिवांगी, आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक कैरी करने के लिए? जी, मेरे रडार पे है नाइका। यहाँ पे हमें काफी अच्छा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है एंड काफी सेशंस के बाद हम देख रहे हैं कि ऐसा एक स्ट्रॉन्ग अप मूव यहाँ पे देखने को मिला है। हिस्टोरिकली भी अगर हम इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो जहाँ पे ये इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है वहाँ पे एक अच्छी फॉलो अप बाइंग भी फॉलो होती है। तो ये स्टॉक रडार पे है। मार्केट के वीकनेस के बावजूद ये काफी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है, तो रेजिलेंस है यहाँ पे। 192 के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं 181 के एक स्टॉक के साथ। ओके अच्छा, एक चीज़ मैं कहूँगा, मार्केट का आज का रिएक्शन बहुत मैच्योर है। बजट के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है जिस पर मार्केट ने फोकस किया है। अवंती फीड्स फॉर एग्जांपल, कल सी फूड और उसके ऊपर काफ़ी मतलब फोकस था फाइनेंस मिनिस्टर का, 2-3 बार उन्होंने इस चीज़ की बात की थी। कल ये स्टॉक ऑब्वियसली एक बार चला, फिर इन लाइन विद अदर स्टॉक्स नीचे आ गया था, लेकिन आज देखिए क्या शानदार मूव है यहाँ पर, 13-14% के मूव। नॉर्मली इस स्टॉक की हम बात करते नहीं, कैश मार्केट का स्टॉक, लेकिन बहुत बड़ा मल्टी बैगर रहा है और ये देखिए क्या 13-14% आज ये स्टॉक ऊपर इस समय। काफी बड़े मूव्स उसमें सर, दो ही चीज में पूरा के सब मशरूफ हो गए ना, तो जितने पॉजिटिव्स थे उसको भूल गए। हाँ, बिल्कुल। रियल एस्टेट इंडेक्सेशन ऑफ कोर्स LTCG। लेकिन आज जिस तरह का मूव इन सारी इंश्योरेंस कंपनियों में देखने को मिला है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। अमित, इनमें से कोई ट्रेड जो आपको ज्यादा कन्विक्शन दे रहा है, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड वो मूव्स हैं। आप HDFC लाइफ देखिए, ICICI प्रूफ देखिए, मैक्स फाइनेंशियल में भी मूव आ चुका है, SBI लाइफ में भी एक थोड़ा सा मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई दिया है। इनमें से कोई ट्रेड जो आप कल कैरी करने के लिए थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट हैं? जी डेफिनेटली ICICI प्रू का तो स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट है, बट करंटली रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं, इट इज ऑलमोस्ट 9% अप। तो इसके अलावा मैम जो मेरे को पसंद आ रहा है दैट इज HDFC लाइफ। यहाँ पे द स्टॉक इज अप 4% और यहाँ पे स्विंग ब्रेकआउट लगभग 655-660 के आसपास है। वॉल्यूम पिकअप काफी अच्छा खासा है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से HDFC लाइफ में पोजीशन बनाई जा सकती है। इनफैक्ट अर्ली मॉर्निंग से ये बाय सिग्नल पे चल रहा है। किसी ने पोजीशन बनानी है 666 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट्स रहेंगे 690 to 700 के। ओके, ट्रेड्स यहाँ पे पूरे हो गए और BTSC ट्रेड्स। अब एक काम करिए, इंडिसेस स्क्रीन पर लेके आइएगा। निफ्टी लगभग 24,410, निफ्टी बैंक 500 अंकों के नुकसान के साथ 51,277। कुल मिला के अनुज वो डे लो से रिकवरी भी है, डे हाई से डाउन स्विंग भी है। क्या अप्रोच रहेगी कल के लिए, थर्सडे के लिए क्या करके जाएं? देखिए वीरो, थोड़ी सी अग्रेसिव स्ट्रेटजी रहेगी, लॉन्ग पोजीशंस कैरी करने का एक व्यू रहेगा यहाँ पर, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मार्केट ने आज एक हायर लो बनाया है और मार्केट की क्लोज अच्छी है। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, क्लोज पे ध्यान दीजिए। ये क्लोज काफ़ी ख़राब हो सकता था, लेकिन जिस तरीके से 24,307 का लो लगाने के बाद 100 पॉइंट की रिकवरी हो रही है, हालांकि 20 मिनट बाकी हैं अभी, लेकिन ये क्लोज को मैं अच्छी क्लोज मानता हूँ। लेकिन एक चीज़ है, और एक और चीज़, मिड कैप जिस तरीके से चले हैं और आज एडवांस डिक्लाइन देखिए 3:1 का एडवांस डिक्लाइन है। इनफैक्ट आज का दिन मच बेटर है कंपेयर टू लास्ट वीक में हमने 3-4 दिन देखे थे जहां मार्केट चल रहा था इंडेक्स लेवल पे, लेकिन मिड कैप गिर रहे थे। आज लोगों के पोर्टफोलियो रिपेयर होंगे काफ़ी अच्छे से, तो उस हिसाब से आज एक अच्छा दिन है। तो आप कैरी करने की कोशिश करिए लॉन्ग पोजीशंस, और एक ऑब्वियसली सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाइए। अब आपका नया स्टॉप लॉस होगा आज का लो 24,307। और एक चीज़, बैंक निफ्टी को अभी भी अवॉइड करिए। बैंक निफ्टी चलने को तैयार नहीं है और मार्केट विल मूव ऑन। कल से मार्केट, आप कल से बजट की कम बात करेंगे, बाकी अर्निंग्स, ग्लोबल क्यूज, इन सब की ज़्यादा बात करेंगे। कल से हमारी हेडलाइन भी उस हिसाब से होंगी, तो उस पर फोकस करिए। बैंक निफ्टी अवॉइड करिए और मिड कैप और स्मॉल कैप में एक बार वापस रैली शुरू होगी। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है मार्केट के लिए। अच्छा,
कुछ लोगों ने जिन्होंने कम कॉल दी है उनसे कॉल थोड़ी सी ज़्यादा ले लेते हैं यहाँ पे। शिवांगी जी, आप आई, आपने अपना पहला कन्विक्शन ट्रेड दिया, उसके बाद से तुरंत आपसे पूछ लिया गया कि आपका BTC ट्रेड क्या है, पॉली कैप पे आपका व्यू क्या है। आज एक रिवर्सल स्पॉट हुआ है यहाँ पे, कल की लोअर शेडो काफ़ी वाइड थी, कोई व्यू आपका यहाँ पे? और स्पेशली ये पूरी की पूरी 2 दिन की कैंडल्स प्लेस्ड है 100 DMA के पास, क्या अप्रोच है पॉली कैप पे? जी बिल्कुल, कल के कैंडल में हमने देखा है कि काफी एक स्विफ्ट रिकवरी है, अब्जॉर्प्शन ऐसे स्टॉक्स में काफी क्विकली देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल अगर इसका ब्रॉडर स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने से कंसिस्टेंटली यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिली है। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि हम यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। 6400 के ऊपर अगर ये होल्ड करते हुए दिखता है तब हम इसमें बाय ट्रेड इनिशिएट करें, वरना थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड जो है जिटरी हो सकता है। तो यहाँ पे कंडीशनल लेवल्स को ध्यान रखें। गौरा की पीवीआर में इतनी तेजी क्यों है? क्योंकि नंबर्स हमने देखे थे, वो तो ऐसे फीके थे, कुछ नया तो हुआ नहीं है, इतना स्टॉक क्यों चलना चाहिए आज? तो हर्षदा, अनिवार्य होगा पहले डिस्क्लोजर देना कि खरीदारी की राय है हमारी। और अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई अच्छी हॉलीवुड बॉलीवुड की रिलीजेस होती हैं तो यहाँ पर हरकत आती है और ऊपर के तरफ के दायरे देखने मिलते हैं। मेरे पास ये ज्ञान नहीं है कि कौन सी अब आने वाले कुछ ही दिनों में, हफ्तों में कोई ऐसी रिलीजेस हैं हॉलीवुड बॉलीवुड की तरफ से, लेकिन एक अंडर परफॉर्मेंस था हर्षदा ये स्टॉक का। और अक्सर इवेंट बेस आपको यहाँ पर ट्रिगर आता हुआ दिखता है, तो पॉसिबली सम काइंड ऑफ लोअर लेवल वैल्यू बाइंग आती हुई हो सकती है। लेकिन ये छोटी या मध्यम अवधि की बात कर रहा हूँ, लंबी अवधि के लिए मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से जीएसटी में परिवर्तन हुआ है फूड एंड बेवरेजेस एंड ईटेबल्स के ऊपर मल्टीप्लेक्सेस में, तो उसकी भी योगदान जो है वो शायद आने वाले समय में आपको बेहतर आता हुआ दिखेगा। बिल्कुल। आई थिंक पीवीआर आइनॉक्स में शायद कुछ लोगों का ये मानना है कि अब इसकी पोजीशनिंग जो है वो काफ़ी बेरिश हो चुकी थी और काफ़ी कुछ प्राइस्ड इन है यहाँ पर। खैर ये स्टॉक जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल है, तो लेकिन आज खैर अच्छे मूव्स पीवीआर आइनॉक्स में आपको देखने को मिले हैं। इस पे एमके की रिपोर्ट आई 1650 का टारगेट, पर क्या वो इतना हिला सकता है स्टॉक? नहीं, वो उसकी वजह से तो नहीं हिलेगा स्टॉक। लेकिन एक चीज़ देखिए, कल की और 1-2 अच्छी मूवीज आई हैं वैसे मार्केट में वापस, लेकिन समहाउ ये स्टॉक जो है, ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट को ये भी लगता है कि आगे जाके एक लार्जर प्लेयर का भी टेक ओवर कैंडिडेट होगा। मतलब अपार्ट फ्रॉम, एक तो इनका जो मर्जर हो गया था पीवीआर और आइनॉक्स का, लेकिन आगे जाके कुछ बड़े प्लेयर्स हैं जो शायद इसको एक्वायर करने की कोशिश भी करेंगे, स्पेशली ऐसी कंपनियां जिनके पास एक एंटरटेनमेंट की पूरी साइकिल है, सिर्फ एक शायद ये वाला पार्ट नहीं है। तो इसके लिए वो भी एक रीज़न है। आज क्यों चला ये कहना थोड़ा सा टफ होगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं जोड़ना भूल गया मार्केट में। कल जब हम शुरुआत करेंगे, देखिए इस समय यूएस फ्यूचर्स काफ़ी डाउन है एक्चुअली, तो मार्केट एक तरीके से वो पचा के जा रहा है कि आज यूएस में ओवरनाइट में काफ़ी बड़ी डिक्लाइन देखने को मिलेगी आपको। और दूसरी चीज़, पुट कॉल रेशो जो था वो अब करीब 0.8 पर आ गया है। कल एक्सपायरी डे है। कल मेरी फीलिंग ये है कि अगर बाई चांस आज रात को यूएस मार्केट में रिकवरी आ गई और अगर कल किसी भी तरीके से आपको 100 पॉइंट का गैप अप मिल जाए, पॉसिबल है वो, मैं बता रहा हूँ, मतलब कई बार हमने देखा है मार्केट में ऐसा हो सकता है, क्योंकि आज का लो कल के लो से बेटर है। तो कल अगर 100 पॉइंट का गैप अप हो गया अगर, तो कल एक मार्केट में ट्रेंड हो सकता है। ये एक्सपायरी भी है कल, और कल मंथली एक्सपायरी निफ्टी की। ध्यान रखिए बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी अगले हफ्ते, क्यूरियसली निफ्टी की कल हो जाएगी मंथली एक्सपायरी। तो कल एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है, एक फीलिंग आ रही है। अब देखते हैं कल वो एग्जैक्टली उस तरीके से प्ले आउट होगा या नहीं होगा। मीनवेल हम पीवीआर की बात कर रहे थे। आज ये पूरा का पूरा जो तबका है ना, पीवीआर, जोमेटो, जुबिलेंट फूड, यूएसएल, ऐश्वर्य के जितने संसाधन हैं ना, अगर आप देखें सब के सब अच्छा कर रहे हैं आज, डे हाई पर। इवन जोमेटो आज शायद मेरे ख्याल से करियर के दूसरे बेस्ट क्लोज की तरफ बढ़ रहा है। 15 जुलाई को इसका इंट्राडे स्विंग हाई था करीब 232 का, और आज भी सेकंड बेस्ट क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। यूएसएल नंबर्स के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। और ये एक बार जुबिलेंट को देखिएगा मानस, इसने कल के एक कोलैप्स से अपने आप को अगर आप देखें कितने बेहतरीन तरीके से निकाला, सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज, और जिस ट्रजेक्टरी को मेंटेन कर रहा था पिछले लगभग 1 महीने से, उसमें उस ट्रेंड को रिज्यूम किया इसने। आपका जुबिलेंट पे वो व्यू इस वक्त?
देखिए व्यू तो पॉजिटिव है। पिछले हफ्ते हमने करेक्शन देखा था, लेकिन लोअर लेवल पे 540-550 रेंज में स्टॉक ने सपोर्ट लेके फिर से रैली रिज्यूम की है। मेरा समझना है कि इस बार 590 के लेवल्स को क्रॉस करके 600 टन की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे होगा 569 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। जुबिलेंट फूड एक मूव अप, इनफैक्ट ये उसी तरफ इंडिकेशन है, जो कमाया वो आज ही खाइए और खपाइए। जाते जाते कुछ और काउंटर्स, एक थोड़ा सा कल जो क्रैक्स, गहरे क्रैक्स देखने को मिले थे मनप्पुरम, मुथूट में, अनुज में सुबह यही बात करते हैं अनुज, हैं कि जो कमाया है यहीं पे उसका मजा लीजिए, है ना। क्या वो क्या था अनुज, दूसरी बात कि घर भी वही रखी है जिसमें रहना है। घर वही रखिए जिसमें रहना है, बिल्कुल। मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ, खैर घर पे तो मेरा हमेशा से ये व्यू रहा है। प्रॉपर्टी को तो मैंने कभी एज इन्वेस्टमेंट माना ही नहीं है। प्रॉपर्टी तो आपके पास होनी चाहिए जिसमें आपको रहना है बेसिकली, जो जिसमें, और अगर आपको रहना है तो कोई भी टाइम खराब टाइम नहीं है, फिर आप चाहे कभी भी ले लीजिए। अगर आपको कभी भी और किस कभी भी, हाँ, वो प्राइस का होता है ऑफ कोर्स, फिर वो क्योंकि आप रोज थोड़ा उसका प्राइस देख के बेचने वाले हैं उसको, तो उसको प्रॉपर्टी जो है वो रेसिडेंशियल मतलब प्रॉपर्टी उसी लिए होनी चाहिए कि आपको उस घर में रहना है, उसी हिसाब से होनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें तो खैर मेरा व्यू कंसिस्टेंट रहा है हमेशा से। बट आई थिंक लोग रिविजिट करेंगे अनुज, डेट म्यूचुअल फंड, आपका गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड, इन सब में क्या करना है, क्योंकि उसमें तो एम्बिग्विटी बढ़ गई है, स्पेशली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में। नहीं, आई थिंक हम एज अ कंट्री थोड़ा सा एक कंजम्पशन की तरफ पुश तो हुए। यही कारण है ना कि कंजम्पशन स्टॉक्स इतना चल रहे हैं, एविएशन स्टॉक्स, होटल स्टॉक्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स फॉर सम रीजन, इवन पीवीआर आइनॉक्स भी जो अच्छा वो भी कंजम्पशन प्ले ही है। तो कंजम्पशन प्ले तो खैर अच्छा करने वाला है, इसमें तो खैर कोई डाउट है नहीं मुझे। तो खाओ पियो मौज करो, और क्या है, वही मार्केट भी आपको कह रहा है जिस तरह से स्टॉक्स में एक्शन बनता दिखाई दिया है। अच्छा, जाते जाते एक दो ट्रेड्स मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, अब आप बताइए इनमें कल कुछ मोमेंटम आएगा या नहीं। एक तो एमसीएक्स, कंसिडरिंग कल और आज दोनों दिनों में इसमें बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला है, और दूसरा है आईईएक्स। शिवांगी, अगर एमसीएक्स पर आप कॉल दे सके, और गाबा जी आईईएक्स पर कुछ फ्रेश अपडेट है तो बताइएगा। शिवांगी पहले। जी बिल्कुल हर्षिता जी, एमसीएक्स पे हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी आज मूवमेंट देखने को मिल रही है, जबकि दूसरे इसके जो रिलेटेड स्टॉक्स है, कुछ ब्रोकरेज स्टॉक्स, वो आज इतना सॉफ्टनेस दिखा रहे हैं, पर एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स कंपैरेटिवली अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। ये स्टॉक थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल रहता है, तो मेरी राय रहेगी कि हम स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस के साथ ही इसमें ट्रेड करें, बट अपने हायर जोन्स को निकालते हुए नजर आ रहा है। तो नेक्स्ट हम इस स्टॉक में 4200 तक का स्विंग देख सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल 4200 की तरफ जा सकता है एमसीएक्स आपके रेडार पर। गाबा जी, आईएक्स में कोई ट्रेड कल के लिए? कल के लिए बिल्कुल, ये इसका हमने आइडेंटिफाई किया था कल 130 के आसपास, उस समय उसका टारगेट था 200 का। इस रिसेंटली हमें 190-91 दिखा है। ट्रेंड इंटैक्ट है, 5 हफ्ते का की गिरावट था वो भी आ चुका, फ्रेश अपमूव शुरू हुआ है, ट्रेड कर रहा है 174, स्टॉप लगाइए 170, लगता है फिर जाएगा ऊपर 185-190, फिर एक शायद 200 भी पॉसिबल है, लेकिन 185-190 रियलिटी है इन द नेक्स्ट फ्यू डेज आईएक्स। और एक स्टॉक आई थिंक जिसने बदले सर्कमस्टेंसेस में कल से लेकर अब तक एक बड़ा मूव दिया है, उसमें है एमसीएक्स, और आई थिंक एमसीएक्स आज इस क्लोज पे, कल हम सोच रहे थे कि क्यों गिर गया एमसीएक्स, इतना ज्यादा क्यों गिर गया एमसीएक्स, वो गोल्ड प्राइसेस गिरने का इससे क्या लेना देना है। आज वो ये एमसीएक्स है भी उस तरीके का स्टॉक, जिस दिन एक दिन गिरता है अगले दिन वापस पूरा रिकवर हो जाता है। हाँ, लेकिन पिछले 3-4 दिन में इसमें मतलब इंट्राडे स्विंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग जनरेट किए थे। मुझे याद है मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले एक कॉल प्रशांत की थी। राजेश जी, आपकी रीडिंग क्या कह रही है? नॉट एग्जैक्टली, मतलब मैं किसी प्रकार के बीटीएससी ट्रेड को तब्दील करने की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट ट्रेड पर्सपेक्टिव से अगर ये 4080-90 के ऊपर सस्टेन करना शुरू हो जाए, जो कि इसकी रेंज परसिस्ट कर रही है पूरे मई से लेकर अब तक, मई जून जुलाई, तो क्या मूव देगा अच्छा एमसीएक्स उसके बाद? विनय जी, देखिए एमसीएक्स का चार्ट अगर आप देखें डेली चार्ट, तो इट्स अ ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन चैनल, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एंड में थोड़ा सा आप ब्रॉड हो जाता है, तो इसका रेजिस्टेंस जो है, तो पॉइंट इज इसका जो रेजिस्टेंस है वो है करीबन 4150 के आसपास, और एग्जैक्टली इसी लेवल से आज देखिए ये पलटा है। फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं, तो मुझे लगता है जैसे ये 4150 के ऊपर जाएगा, उसके बाद यहाँ पे रैली मिलेगी, कम से कम मुझे लगता है इन दैट केस 200 से 250 पॉइंट का एक बड़ा टिक मिलेगा। तो इधर आपको एंट्री करना है तो ब्रेकआउट कैप पे करना है, अदरवाइज करेक्शन में 3850, 3900 ये लोअर एंड का सपोर्ट है जहां पे करना है। तो एट दिस लेवल आप कह सकते हैं कि आप बीच में है, तो ब्रेकआउट के बाद ही इसमें एंट्री करेंगे।
ब्रेकआउट के बाद ही राजेश जी भी वही कह रहे हैं, शिवांगी भी मेंशन कर रही थी, आगे आएगा लेकिन थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करना है। चलिए, वायदे बाद में कुछ स्टॉक्स जाएंगे, भले ही कल ठीक एक्सपायरी हो, लेकिन बंधन बैंक तैयारी कर रहा है, आइडिया तैयारी कर रहा है, मनप्पुरम आज के रिवर्सल के बाद तैयारी कर रहा है कि ये बैन में जा सकता है, और पिरामल एंटरप्राइजेस भी दरअसल कल सुबह में हम आएंगे तो देख सकते हैं कि ये बैन का हिस्सा बनेगा। थोड़ी पोजीशंस जहाँ पर कूल ऑफ हुई हैं उसमें एक तो सेल है, दूसरा जीएनएससी है, ये बैन से बाहर निकलने की तैयारी में रह सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो वायदे बाजार के पर्सपेक्टिव से आपको रेडार पर रखने हैं। अच्छा, टायर कंपनियों में थोड़ा सा मोमेंटम आया है। एमआरएफ हालांकि भारी स्टॉक है ये, लेकिन आप देखिएगा आज 4% का मूव, यानी कि 5,500 रुपए का मूव देखने को मिल रहा है स्टॉक में। थोड़ा इजी ट्रेड पकड़े तो अपोलो टायर्स रेडार पर रखिएगा, और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी। हालांकि बालकृष्ण में ज़्यादा कुछ एक्शन बना नहीं, लेकिन सोनी, ये अपोलो टायर्स एमआरएफ में कोई ट्रेड लायक सिचुएशन? हर्षदा जी, यहाँ पे अपोलो टायर्स पे हम नजर रख सकते हैं। सीरीज की शुरुआत करीबन इसी लेवल से हुआ था जहां पे उसने ब्रेकआउट दिया था, उसी लेवल को टेस्ट किया है और बाउंस किया है इसी लेवल से। तो मेरे ख्याल से 520-25 का जो उसका सपोर्ट है काफी स्ट्रॉन्ग है, तो उसी सपोर्ट के साथ इसको होल्ड कीजिए। ये रीटेस्ट कर सकता है 550 के लेवल्स को, 550 के ऊपर सस्टेन करता है तो वहां पे फ्रेश रैली दोबारा नजर आ सकता है। बट अभी करंट लेवल से 550 का एक टारगेट बनता है, वहां तक आप होल्ड कर सकते हैं। ब्रेकआउट देता है उसके ऊपर एक्सटेंडेड टारगेट्स हो जाएगा 580। और एक और स्टॉक लेके आइए स्क्रीन पे। ठीक अर्निंग से पहले टेक महिंद्रा का मूव बहुत स्ट्रॉन्ग, डे हाई पर, और ये जो क्लोजिंग आ रही है टेक महिंद्रा की 1537 पे, ये ऑलमोस्ट पैरेलली अलाइंड है 18 जुलाई की, जिस दिन बहुत स्ट्रॉन्ग निफ्टी आईटी में मूव आया था। और एक और चीज़, मेरे ख्याल से 1540 के ऊपर अगर ये ट्रेवल करना शुरू करता है तो ऑलमोस्ट अप्रैल 2022 के बाद ये अब तक का सबसे सर्वोच्च स्तर होगा। स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ। ओआई रेशंस लेके जरा प्लीज़ एक बार इसके रोलोवर्स लेके आएंगे स्क्रीन पे, एक बार जरा रोलोवर्स रखिएगा, और नेक्स्ट मंथ के अगस्त फ्यूचर्स को स्क्रीन पे रखिएगा। रोलोवर्स देखते हैं आईटी में इस वक्त, और इसके रोलोवर्स अगर आप स्क्रीन पे रख पाएँ, ये तो आपका स्पॉट है, नहीं छोड़िए इसको, लीव इट, क्योंकि अब अर्निंग्स जो है तो मैं इसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करूँगा किसी ट्रेड पर्सपेक्टिव से। बट हाँ, एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ रहा है, जुबिलेंट का जिक्र हो चुका है। और फाइनली एक बार आप देख लीजिए एक्सचेंजेस की कैटेगरी में ही IEX 174.40 स्ट्रॉन्ग मूव दिया, इसने जनरेट किया। पेट्रोनेट डे हाई की तरफ अभी भी मतलब टिका हुआ है। और एक स्टॉक जिसने अच्छा पुल बैक दिया है एक बड़े एवरेज से, वो है टाटा कम्युनिकेशन, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कल वहाँ जाके बॉटम क्रिएट किया, वहाँ वाइल्ड शेडो क्रिएट हुई, और मैं इस स्टॉक को इस वक्त कंसिडर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 6 जून को भी एग्जैक्ट यही बिहेवियर था, एग्जैक्ट 200 डे पे बॉटम बनाया था और एक पुल बैक दिया था। आपकी राय इस पर क्या होगी राजेश सतपुते जी, कैसे रीड करें टाटा कम्युनिकेशन को आप? वीरेंद्र जी, देखिए एक शार्प पुल बैक है, और जिस तरह से अपने 200 डे को टेस्ट करने के बाद एक घूमा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक स्विंग मिलना चाहिए करीबन 1880 से लेके 1910। 1880 का पहला रेजिस्टेंस है, वो निकले तो 1910 तक जाएगा। तो लॉन्ग साइड का ट्रेड है तो बने रहे, स्टॉप लॉस रहेगा इसका 1810 का। ओके, मीन भाई अशोक लेलैंड में अच्छा मूव आया वो, हालांकि ध्यान रखिएगा इसके नंबर्स आएंगे तो थोड़ा उससे पहले एक वॉलेटिलिटी आ सकती है यहाँ पर। और उसके अलावा आज का स्टॉक ऑफ द डे क्लियरली रहा ICICI प्रू। वैसे तो खैर पूरे सेक्टर में जोश था, लेकिन ICICI प्रू इन पर्टिकुलर। गावा सर, इंश्योरेंस स्टॉक्स क्या कोई कैरी करने वाला ट्रेड है क्या यहाँ पर? मेरे ख्याल से आज सुबह हमने HDFC लाइफ दिया था, तो मुझे लगता है HDFC लाइफ में अब भी तेजी है, जो बूम मिला है उसके हिसाब से लगता है ट्रेड करें 670, टारगेट 700 का होना चाहिए, 30 रुपीज आपको हो गया, स्टॉप होगा 660 का, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बी फेवर में। SBI लाइफ भी ठीक नजर आता है, लेकिन HDFC लाइफ सुबह दिया था मैंने, इसमें अब भी कायम है। मीन वाइल निफ्टी देखिए अब सिर्फ 35 पॉइंट डाउन है। वो आई थिंक जो हमने डिस्कशन किया था ना कि शायद कल एक गैप अप भी हो सकता है, पॉसिबल है, मार्केट उसकी तैयारी कर रहा हो। और ये क्लोज बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से, ये 2 दिन का, कल का भी क्लोज अच्छा था, आज का भी क्लोज अच्छा है, क्योंकि दोनों दिन मार्केट ने शानदार रिकवरी दिखाई डे लो से, और आज मार्केट ने कल के मुकाबले हायर लो बनाया। एडवांस डिक्लाइन बहुत अच्छा 3:1 का। इवन बैंक निफ्टी भी है, उतना बुरा नहीं है जितना एक समय पे लग रहा था। एक समय तो 800-900 पॉइंट डाउन थे बैंक निफ्टी में, वहाँ भी अब 350 पॉइंट ही डाउन है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से मामला अच्छा है। एक स्टॉक जो मेरे रेडार पर है वो है फेडरल बैंक।
इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फेडरल बैंक में बड़ी रैली आई। जिस दिन वो अनाउंसमेंट आई थी उस दिन मैंने व्यू लिया था कि आप प्रॉफिट बुकिंग करिए यहाँ पर, क्योंकि अब यहाँ पर आप चेज नहीं कर सकते। और उस दिन का हाई आज हमने वापस रिविजिट किया है, क्रॉस नहीं किया लेकिन रिविजिट किया है 203। उसी दिन का, उस दिन का हाई भी 203 204 था। पोजीशन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सारी स्क्वायर ऑफ हो चुकी हैं। श्याम श्रीनिवासन साहब एक अच्छी स्थिति में बैंक को छोड़कर जा रहे हैं, मनियन साहब को, और मेरा ये मानना है कि कल सुबह आपको फेडरल बैंक में 2-3 अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे। तो कल शायद ये स्टॉक आपको एक अच्छा गैप अप भी दिखा दे, और कल और अगस्त सीरीज का वन ऑफ द स्टॉक्स ऑफ द सीरीज हो सकता है। एक ही दिक्कत है, प्राइवेट बैंक्स नहीं चल रहे हैं, तो उस एनवायरनमेंट में सेक्टोरल टेलविंड नहीं है, लेकिन अदरवाइज खाली फेडरल बैंक स्टैंड अलोन काफी अच्छा लग रहा है काफी। और इनफैक्ट मार्जिन फ्रंट पर फेडरल बैंक की जो कमेंट्री थी वो ज्यादा आश्वस्त करेगी मार्केट को, जो बाकी बैंकों ने नहीं किया है। और इनकी एसेट क्वालिटी भी मैं पढ़ रहा था, वो CNBC TV 18 का जो एनालिसिस था कि एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कई क्वार्टर के हाई पर है, तो इसके लिए तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। चले तो ये इनफैक्ट फेडरल बैंक देखते हैं कल क्या रिपोर्ट्स आती है, क्या चमत्कार करता है। आज तो अच्छा खासा एक्शन बनता दिखाई दिया, लेकिन नंबर से पहले टेक महिंद्रा में एब्सोल्यूट पोजीशंस आती हुई इनफैक्ट 3% ऊपर ये काउंटर क्लोज होता दिखाई देगा। एब्सोल्यूट डे हाई के आसपास ये आपको दिखाई देगा। 1539 आज का डे हाई, वहां से हम सिर्फ 3 रुपए दूर हैं। तो क्या इस बारी टेक महिंद्रा की कमेंट्री में कुछ बदलाव आएगा या नहीं, ये मार्केट ऑफ कोर्स कल देखना चाहेगा। वैसे टाटा मोटर्स जैसे दिग्गज आपके बैंकिंग स्टॉक्स तो हम कह ही रहे थे, और कल दोपहर से जो मूड बना है तेजी का इन फार्मा कंपनियों में, उनमें भी थोड़ा सा मोमेंटम बना। अब देखिए सन फार्मा एक पॉजिटिव नोट पर करीब 1.5% ऊपर, डीवीज लैब में 0.5% तक के गेन्स। डॉक्टर रेड्डीज की हम सुबह में चर्चा कर रहे थे क्योंकि स्टॉक स्प्लिट पर विचार होगा। स्टॉक जो सुबह में टूटा वहां से थोड़ी सी चाल अपनी बेहतर करने की कोशिश में था, लेकिन फाइनल क्लोज इसका जो आएगा आज के लिए वो नेगेटिव साइड पर ही आएगा, तो ऊपरी लेवल्स पर ये काउंटर टिका है नहीं। आखिरी 2 मिनट अनुज, आई थिंक मिड कैप्स आज के विनर्स साबित हो रहे हैं। मिड कैप्स तो विनर्स हैं आज के। मैं ये भी कहूँगा कि मार्केट के लिए भी एक्स ऑफ बैंक निफ्टी मामला ठीक ठाक था। मार्केट ठीक है, आई थिंक एडजस्टमेंट कर लिए लोगों ने, और आई थिंक अब टुमारो ऑनवर्ड्स अब आप टैक्स की बात करना बंद कर देंगे। आई थिंक बस हो गया, जो होना था वो हो गया। 2 दिन बात कर ली, अब आगे बढ़िए और अगली चीज़ों पर फोकस करिए, अर्निंग्स पर फोकस करिए। कल सुबह से हर कोई सिर्फ अर्निंग्स और ग्लोबल क्यूज़ और FII ये सब डिस्कस कर रहा होगा, तो ठीक है। चलिए आज के ट्रेड को रिकैप करते हैं। निफ्टी करीब 40 पॉइंट नीचे, लेकिन विद इन निफ्टी अगर आप देखें बैंक निफ्टी में थोड़ा प्रेशर था, करीब 334 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे था। और दूसरी तरफ अगर आप IT को देखें तो IT हल्का सा ग्रीन में था, करीब 0.23%, लेकिन मिड कैप इंडेक्स देखिए क्या शानदार गेंस रहे, करीब 1% का गेंस मिड कैप इंडेक्स में। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 0.2% ऊपर रहा। और उसके अलावा आप देखिए एडवांस डिक्लाइन 1800 बढ़ने वाले शेयर थे और उसके सामने 600 गिरने वाले शेयर, तो एग्जैक्टली 3:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशो आपकी स्क्रीन पर। सिर्फ निफ्टी बैंक जैसा मैंने कहा थोड़ा दिक्कत वाला मामला था। अब सेक्टोरल ब्रेड देखते हैं एक बार जरा कि कहाँ अच्छे मूव्स रहे यहाँ पर इंडिविजुअल सेक्टर्स में भी। आप एक चीज़ देखिए, सिर्फ एक बैंक्स अंडर प्रेशर और थोड़ा कुछ हद तक FMCG और बैंक्स में फाइनेंशियल्स इंक्लूडेड है, लेकिन उसके अलावा बाकी सब में अच्छे मूव्स थे। CPSC 1.25% ऊपर था, IT 0.25%, कैपिटल गुड्स 0.5%, ऑयल एंड गैस देखिए 1.5% का मूव यहाँ पर, फार्मा यहाँ पर भी अच्छे मूव्स थे। तो मार्केट ठीक था, ये मार्केट ख़राब नहीं है। एक्स ऑफ बैंक्स एक्चुअली मार्केट बहुत शानदार था। अब निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं, और निफ्टी के हीट मैप में भी आप देखिए एक चीज़, ऑलमोस्ट इवन स्टीवन मामला है। 22 गेनर 28 लूजर। सबसे ऊपर HDFC लाइफ 4.5% ऊपर, टेक महिंद्रा नंबर से पहले, शानदार मोमेंटम यहाँ पर। BPCL, SBI लाइफ, NTPC, टाटा मोटर्स, ONGC, ये कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर मोमेंटम पॉजिटिव था। नेगेटिव साइड पर बजाज फिनसर्व, आज नंबर आए थे इसके मार्केट आस में, ध्यान रखिएगा। ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, आज FMCG में प्रॉफिट बुकिंग थी, HUL, लेकिन ये स्पेस अभी भी लीडरशिप स्पेस है। कल देखते हैं यहाँ क्या होता है। हीरो, कोटक, SBI, नेस्ले और क्लियरली बैंकिंग स्टॉक्स में प्रेशर था जो आपको स्क्रीन पर विजिबल है। अदरवाइज एक ठीक ठाक मार्केट, खासतौर से मिड कैप्स में जहां एडवांस डिक्लाइन हश्ता बहुत शानदार रहा 3:1। जी हम तो ये फिलहाल आपके लिए क्लोज डे लो से एक बहुत बढ़िया रिकवरी और 24,438 पर निफ्टी जाकर टिकता हुआ। सीधा सौदा का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आशीष और नीरज के बीच का मुकाबला, तेजी वाले ट्रेड्स नीरज ने जो आइडेंटिफाई किए। पेट्रोल प्रोजेक्ट 7% ऊपर था, तेजस नेटवर्क्स में 2.25% की गेंस।
टीटागढ़, अमर राजा, ये सब तेजी वाले ट्रेड्स थे या आउट परफॉर्मर्स रहे हैं नीरज के लिए। आशीष ने देखिए तेजी वाले स्टॉक्स पकड़े। थायरोकेयर 20% के अपर सर्किट पर, नंबर स्ट्रॉन्ग थे। इसके अलावा साउथ इंडियन बैंक, DCM श्रीराम नंबर्स पर भी अच्छे परफॉर्मर साबित हुए हैं। जी हाँ, तो ये था आज के सीधा सौदा का अपडेट। उम्मीद करते हैं कल गुरुवार यानी 25 जुलाई से बाजार खट्टी मीठी अगर आप देखें, या फिर कह लीजिए कुछ थोड़ी बहुत जो पुरानी बुरी यादें हैं उनको भूल के नए सिरे से कल आगे बढ़ेंगे। और वीरू आपको हैप्पी जर्नी, और फिर आप कल दिल्ली से जुड़ेंगे हमारे, दिल्ली से जुड़ूंगा होपफुली सेफ एंड टाइमली फ्लाइंग। हाँ, टाइम पे उड़े। नहीं, 1 घंटा तो डिले हो गया, देखते हैं अब क्या होता है, पर ठीक है, कोई बात नहीं, होता है ऐसा है। वीरू वैसे इनविटेशन ओपन है, आप कल भी रह सकते हैं। नहीं कोई बात नहीं, मैं रात को दिल्ली पहुंच जाऊंगा, पर कल सुबह कोशिश करूंगा, इनफैक्ट हाँ जुड़ूंगा कल सुबह, और फिर मुलाकात होगी इस पैनल की। पीछे से भी कोई संदेश आ रहा है, उसको सुनना पड़ेगा। और मैं अनुज, आशीष और नीरज सुबह आपसे फिर करेंगे मुलाकात मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए